यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक बार अगर क्विकली रिवाइज करना चाहे तो अपन ने कल के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, तो मैं बताऊं, कल अपन ने टीडीएस टीसीएस टॉपिक चालू किया था। यस सर, टीडीएस टीसीएस टॉपिक चालू किया था। और टीडीएस टीसीएस में क्या क्या पढ़ा था उसमें कुछ पॉइंट्स है जो आज अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए, ये टॉपिक में दो पार्टियां होती थी, वन इज द पेयर, वन इज द पेई। पेयर मतलब जो पे करता था, पेई जिसको पे किया जाता था, पेयर टीडीएस काटता था पेई का। टीडीएस कौन से टाइम पे काटना पड़ता है, तो हमने देखा था टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो अर्लियर वाला इवेंट रहेगा तब टीडीएस काटना है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जहां पे सिर्फ पेमेंट के टाइम पे टीडीएस काटना है। कौन सा? एक तो सैलरी का पेमेंट, दूसरा ईपीएफ का पेमेंट, तीसरा विनिंग का पेमेंट, चौथा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी, पांचवा तुम्हारा कंपल्सरी एक्विजिशन पे कंपनसेशन, कैश विड्रॉ वाला एंड डिविडेंड है। इसमें सिर्फ पेमेंट के टाइम पे टीडीएस कटेगा। पेई अपना पेन नंबर नहीं देता है तो उसका टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा? 20% और टीडीएस का रेट विच एवर इज हायर है उस रेट से कटेगा। उसके बाद में लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन था। अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी पे है तो उसको पेन नंबर देने की जरूरत नहीं, बट उसको नाम, नंबर, एड्रेस देना पड़ेगा। वो कौन सी कंट्री का रेजिडेंट है वहां का उसको टीआरसी, अगर टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा। उसको वहां का पेन नंबर देना पड़ेगा, वहां का कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा करके, ठीक है। उसके बाद जितनी भी टीडीएस की रेट है वो तुम्हारी फ्लैट रेट रहेगी, बट दो केस में आपको सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को कंसीडर करना है। एक तो किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो तो, और दूसरा सैलरी का पेमेंट करते हो तो। उसके बाद अपन ने एक सेक्शन पढ़नी चालू की थी। सबसे पहले 192, पेयर इज एनी पर्सन दैट इज द एम्प्लॉयर, पेई इज अ एम्प्लॉय, रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो, इसी सेक्शन में टीडीएस करता है। रेट इज अ स्लैब रेट से करता है। अब उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय अगर अदर इनकम का डिटेल देता है तो एम्प्लॉयर कंसीडर करेगा, आंसर इज यस, बट लॉसेस का डिटेल कंसीडर नहीं करेगा एक्सेप्ट द लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी डिटेल लॉसेस है वो कंसीडर नहीं करेगा। लेकिन अगर डिडक्शन का डिटेल दिया जाता है तो एम्प्लॉयर उसको कंसीडर करेगा। अब एक चीज समझना, अगर एम्प्लॉय एक से ज्यादा जगह काम करता है तो उसके पास में ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो एक एम्प्लॉयर को उसका दूसरे एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी और टीडीएस का डिटेल दे सकता है, तो दूसरा एम्प्लॉयर उसको कंसीडर करने के साथ में टीडीएस काटेगा। उसके बाद में हमने सेक्शन पढ़ी थी 192 दैट इज द ईपीएफ का पेमेंट। अगर आपको ईपीएफ का पेमेंट मिलता है और अगर वो ईपीएफ का पेमेंट टैक्सेबल है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस कटेगा। पेयर इज एनी पर्सन, पे इज एम्प्लॉय दैट इज रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कोई भी चलेगा। रेट आपका 10% की रेट से रहेगा, बट अगर एम्प्लॉय ने यहां पे पेन नंबर नहीं दिया तो उसका टीडीएस एमएमआर की रेट से कटेगा। यहां पे टीडीएस तभी काटना है जब कंसिडरेशन जो मिल रहा है वो 50,000 रुपीज और मोर है। अगर 50 से लेस है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 193 इज रिलेटेड टू टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। पेयर इज एनी पर्सन, पे इज रेजिडेंट पर्सन, रेट है वो आपका 10% की रेट से कटेगा। लेकिन यहां पे कुछ केसेस ऐसे जहां टीडीएस नहीं कटेगा। एक तो इंडिविजुअल एचयूएफ को अगर डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट अप टू 5,000 है, अकाउंट पे चेक से दिया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा। डीमेट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटेगा। एलआईसी, जीआईसी या इंश्योरेंस कंपनी को जब इंटरेस्ट दिया जाता है तो टीडीएस नहीं कटेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे टीडीएस नहीं कटेगा, एज वेल एज द पीएफसीएल और आईआरएफसीएल के बॉन्ड्स है उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में उसके दो एक्सेप्शन है। एक तो 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003 वाला एंड 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स 2018 वाला, उस पे टीडीएस कटेगा। आंसर इज यस, उस पे टीडीएस कटेगा अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट है तो। 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड। पेयर इज डोमेस्टिक कंपनी, पे इज अ रेजिडेंट पर्सन, रेट रहेगा 10%। अगर किसी इंडिविजुअल को बाय एनी मोड अदर देन कैश, कैश को छोड़ के किसी और मोड से डिविडेंड दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा। एक सेकंड है, उसके बाद में अपन देख रहे थे डिविडेंड के केस में, अगर डिविडेंड है वो 5,000 रुपए तक की और वो एनी मोड अदर देन आपको क्या बोलते हैं कैश में नहीं देना है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं कटेगा। 194 क्या था, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट और सिक्योरिटी। पेयर कौन रहेगा? एनी पर्सन, बट यहां पे बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। इंडिविजुअल एचओ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, 10% की रेट रहेगी। यहां पे टीडीएस तभी काटना है जब इंटरेस्ट पूरे साल का मिला के 5,000 रुपए से ज्यादा है। बट अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस दे रही है तो यहां लिमिट 40,000 हो जाएगी। सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है तो लिमिट है वो 50,000 हो जाएगी। लेकिन ये जो लिमिट है ये बैंक वाइज देखी जाएगी, ब्रांच वाइज नहीं देखी जाएगी। अब एक और चीज समझना, यहां पे मैंने बोला था सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का कितना भी इंटरेस्ट है उस पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद में इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट जितना भी रहेगा उस पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देती है उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। जीरो कूपन बॉन्ड्स पे टीडीएस नहीं कटेगा। आप इंटरेस्ट अगर किसी बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, एलआईसी, जीआईसी, किसी इंश्योरेंस कंपनी को इंटरेस्ट देते तो आपको टीडीएस उसका नहीं काटना है। कोऑपरेटिव बैंक के किसी अपने मेंबर को इंटरेस्ट देती है, दूसरी कोऑपरेटिव बैंक को इंटरेस्ट देती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को या फिर दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है, कोऑपरेटिव बैंक किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट देती है, टीडीएस नहीं
कटेगा। लेकिन अगर इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और इन्होंने जो इंटरेस्ट दिया है वो 40,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस कट जाएगा। उसके बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के हिसाब से अगर कोई भी अवार्ड मिलता है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट मिला है, तो वो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, तब टीडीएस नहीं काटना। पेमेंट के टाइम पे टीडीएस तभी काटना है जब इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विनिंग के केस में 194B इज अ विनिंग, दैट इज द बड़े लोग, 194BB इज अ बहुत बड़े लोग। अब एक चीज समझना है, यहां विनिंग के केस में पेयर एनी पर्सन, पे एनी पर्सन रेट 30% का रहेगा। 10,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो ही टीडीएस काटना है, और यहां पे टीडीएस का रेट है वो आपका 30% रहेगा। अगर विनिंग इन काइंड है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, पहले ये एंश्योर करना पड़ेगा, उस पर टैक्स जा चुका है, उसके बाद ही वो विनिंग को क्या करेगा, रिलीज करेगा। उसके बाद 194C इज अ कॉन्ट्रैक्ट, पेयर इज एनी पर्सन। बट एक चीज समझना भैया, दे दो इसको, ठीक है, आ गया, हाँ दे दो, हाँ दे दो। हाँ, अब एक चीज समझना, यहां पे जो मैं आपको बोल रहा था, एक कॉल था इसके लिए सॉरी यार, ठीक है। अब एक बात समझना, मैंने आपको बोला कि लाइक यहां पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट के केस में पेयर इज एनी पर्सन, बट यहां पे एक चीज समझना, बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। इंडिविजुअल एचओपी एओपी को टीडीएस तभी काटना जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है। पेई कौन होगा, रेसिडेंट पर्सन। रेट कौन सी रहेगी, डिपेंड करेगा पेई पे। पेई अगर इंडिविजुअल एचओपी 1% अदर है तो आपका 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। टीडीएस तभी कटेगा जब सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है वो 30,000 से ज्यादा है, या एग्रीगेट आपका 1 लाख से ज्यादा होता है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, कैरिज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। उसके बाद केटरिंग या फिर प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाई बाय दैट क्लाइंट और एनी अदर पर्सन कनेक्टेड टू दैट क्लाइंट, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस काटना पड़ेगा। एक चीज सेकेंड, हेलो, यस पीपल, एक बात समझना, मैंने आपको क्या बताया कि अगर मान लो एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद कैरिज ऑफ गुड्स और पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, और उसके बाद मैंने आपको बताया केटरिंग, और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट आउट ऑफ द मटेरियल सप्लाइड बाय द क्लाइंट, और मटेरियल लाइक सेल बाय द क्लाइंट और एनी पर्सन रिलेटेड टू दैट क्लाइंट। उसके बाद मैंने आपको यहां पे कुछ चीजें बताई थी कि अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हो और आपने पेमेंट किया एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, तो आप उसका टीडीएस काटोगे। एड एजेंसी किसी प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट करेगी तो उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मान लो कोई भी जी न्यूज है, वो जी न्यूज क्या करता है, एक प्रोग्राम बनवाता है। अगर अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना रहा है, अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर प्रोग्राम बना रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो भी प्रोग्राम का पैसा देगा उस पर टीडीएस कटेगा। उसके बाद मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि बीपीसीएल है, जैसे वो पेट्रोल पंप मालिक को वहां पे पेट्रोल सेल करता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस भी लेता है, तो क्या उस पर टीडीएस काटना? आंसर इज नो। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल है, और सेल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कहां पे हो रहा है? पेट्रोल पंप पे हो रहा है। तो उससे पहले का जो भी ट्रांसपोर्टेशन का इवन बिल में अलग से बताया हुआ, तो भी वो कोई सर्विस नहीं ली पेट्रोल पंप वाले ने, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा करके। और उसके बाद मैंने बताया था एयरलाइंस कंपनी वो क्या करती है, पार्किंग चार्जेस या लैंडिंग चार्जेस है वो पे करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी को, तो उस पे टीडीएस 194C में कटेगा, 194I में नहीं कटेगा। डन, इतना हुआ था। चलिए डन। अरे एक्चुअली क्या ना, एक कोई आने वाला था तो उसको, अब वो कॉल में ही था तो वैसा वाला था, बाकी अब हो गया करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, क्या होता है ना, लाइव लेक्चर होता है तो सब ध्यान देना पड़ता है। चलिए अब अपन इसके आगे बात करते हैं। बोलते हैं सर इतना फास्ट फास्ट बोल देते हो। यस सर, मैंने तो देखो रट्टा मारा हुआ है करके। क्या मारा हुआ है? रट्टा। मैंने तो रट्टा मारा। इसकी एक दवाई आती है, पता है आपको, कि आप एज इट इज पूरा रट्टा मार सकते हो। मतलब कोई भी बुक है उसका रट्टा मार सकते हो, उसकी एक टेक्निक होती है। मेरे रट्टा मारा हो, तुम कोई भी सेक्शन पूछ लोगे ना मुझे इनकम टैक्स में, मैं बता दूंगा बिना देखे। चलिए अब अपन आज इसके आगे पढ़ना चालू करते हैं। यूट्यूब फास्ट, यार रिवीजन में तो मैं फास्ट ही रहूंगा भाई, सीधी सी बात है यार। ऐसे में 1-1.25 घंटे में पूरा टीडीएस टॉपिक रिवाइज करा सकता हूं। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, उसके आगे पढ़ते हैं। और आगे आप लोगों ने रिवाइज करके आए होंगे, और उसके साथ साथ में आप लोग जो है 154 कौन सा है, ये बोल रहा है खुसैमा, दैट इज रिलेटेड टू द रेक्टिफिकेशन ना, 154। हाँ, तो वो बोल रहा है 154 कौन सा है, ये बताइए। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। चलिए चलिए 194 कल अपन ने सी तक पढ़ा था, आज अपन उसके आगे पढ़ना चालू करेंगे। और आज की जो पहली सेक्शन दैट इज रिलेटेड टू, इधर ध्यान दीजिए, एक सेक्शन होती है
और उस सेक्शन का नंबर है 194D। 194D, सेक्शन 194D। अब एक बात समझना, 194D इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन। अब एक बात समझना, जो इंश्योरेंस एजेंट रहते हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कमीशन देती है। तो वो इंश्योरेंस कमीशन पे टीडीएस जो है वो 194D में कटेगा। तो 194D को कैसे याद रख सकते हो, 194D को आप ऐसे याद रख सकते हो, D फॉर लाइक दलाल, इंश्योरेंस एजेंट। इंश्योरेंस एजेंट, दलाल सही वर्ड नहीं है, बट मान लो एग्जाम याद रखने के लिए 194D इज फॉर दलाल। दलाल मींस इंश्योरेंस एजेंट। तो इंश्योरेंस एजेंट जो है वो इंश्योरेंस एजेंट को जो इंश्योरेंस कंपनी कमीशन देती है उस पे टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटता है। सर क्वेश्चन ये आता है, इसमें पेयर कौन होगा, इसमें पेई कौन होगा, इसमें रेट क्या है, और इसमें कुछ कंडीशन या लिमिट है क्या, इसमें कोई लिमिट है क्या। तो देखिए बेटा, सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस कमीशन जो है वो इंश्योरेंस एजेंट को दिया जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी टीडीएस काटेगी। और टीडीएस कौन सी सेक्शन में कैसे काटेगी समझने की कोशिश करना करके, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली चीज पेयर कौन है, तो पेयर में यहां पे एनी पर्सन, पेयर इज एनी पर्सन मींस कोई भी पर्सन इंश्योरेंस कमीशन किसी को दे रहा है तो टीडीएस काटेगा। पेई कौन है, तो मैं बता दूं, पेई रेजिडेंट पर्सन। तो जो भी रेजिडेंट पर्सन है वो रेजिडेंट पर्सन का यहां टीडीएस कटेगा। रेट टीडीएस की क्या रहेगी, यहां पे रेट रहेगी 5%। एंड गाइस टीडीएस तभी काटना है जब पूरे साल का मिला के कमीशन है वो 15,000 रुपीज पर एनम से ज्यादा दिया जा रहा है। मींस 15,000 से ज्यादा दिया जा रहा है तो ही आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बेटा, पेयर कौन है यहां पे, एनी पर्सन। पेई कौन है, रेजिडेंट पर्सन। रेट क्या है, 5%। और बेटा लिमिट यह है कि 15,000 पर एनम से ज्यादा का कमीशन है, इंश्योरेंस कमीशन, तो ही टीडीएस कटेगा। उसके साथ साथ में एक और कमीशन की सेक्शन पढ़ेंगे, इधर देखिए, और वो दूसरी सेक्शन है 194G करके। और 194G में है वो आपका लॉटरी एजेंट का कमीशन। अब एक बात समझना, लॉटरी एजेंट का जो कमीशन होता है, लॉटरी एजेंट के कमीशन पे टीडीएस कैसे कटेगा, तो देखना, लॉटरी एजेंट जी को ऐसे याद रख सकते हो, दैट इज द गैम्बलिंग। आप एक बात बताइए, जी फॉर गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कौन सिखाता है आपको, लॉटरी एजेंट सिखाता है। तो गैम्बलिंग कौन सिखाता है, लॉटरी एजेंट सिखाता है। तो लॉटरी एजेंट का जो कमीशन है वो 194G में जाएगा। अब एक बात समझना, यहां पे पेयर कौन होगा, तो मैं बता दूं, इसमें पेयर एनी पर्सन। अब एक बात समझना, पेई कौन होगा, तो मैं बता दूं, पेई में यहां पे लिखा हुआ है एनी पर्सन। ये एक्चुअली मेरे को लगता है लॉ मेकर्स ने मिस्टेक कर दी लॉ में। यहां पे लिखना चाहिए था रेजिडेंट पर्सन, बट इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है एनी पर्सन। मींस पेई ऑल्सो एनी पर्सन, मींस किसी नॉन रेजिडेंट कोई लॉटरी एजेंट है और उसको कुछ कमीशन दे रहे हैं तो उस पे भी टीडीएस इसी सेक्शन में कटेगा, क्योंकि यहां पे इन्होंने वर्ड यूज किया है एनी पर्सन। और रेट आपकी 5% ही है और लिमिट आपकी 15,000 पर एनम है। मींस 15,000 पर एनम से ज्यादा का कमीशन है तो ही टीडीएस काटना पड़ेगा करके, ठीक है। तो देखिए, एक तो 194D, डी मींस दलाल, इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन। पेयर एनी पर्सन, पेई रेजिडेंट पर्सन, रेट 5% और 15,000 पर एनम से ज्यादा का कमीशन है तो टीडीएस काटना है। 194G दैट इज द गैम्बलिंग। गैम्बलिंग कौन सिखाता है, लॉटरी एजेंट। पेयर एनी पर्सन, पेई में एनी पर्सन लिखा हुआ है यहां पे। मेरे को लगता है यहां पे लॉ मेकर्स ने मिस्टेक की है, एनी पर्सन की जगह रेजिडेंट पर्सन लिखना चाहिए, बिकॉज नॉन रेजिडेंट का 5% से टीडीएस काट रहे हैं। आई डोंट हैव लाइक, इसमें नॉर्मली ऐसा होता नहीं होगा कि नॉन रेजिडेंट कोई लॉटरी एजेंट है जिसको कमीशन मिल रहा है जो इंडिया में टैक्सेबल हो रहा है। इट इज वेरी रेयर करके, बट यहां पे लिखते टाइम शायद रेजिडेंट पर्सन लिखना चाहिए था, बट नहीं लिखा हुआ है एनी पर्सन करके, ठीक है। चलिए, उसके बाद में एक और कमीशन की सेक्शन है, दैट इज द 194H करके। एक और कमीशन की सेक्शन है, दैट इज द 194H करके। अब एक बात समझना, 194H ये बोलती है, 194H दैट इज आपका बाकी कोई भी कमीशन एंड ब्रोकरेज बच गया। तो अदर कोई कमीशन एंड ब्रोकरेज बच गया तो उस पर्टिकुलर केस में 194H में टीडीएस कटेगा। अब एक बात समझना, अदर कमीशन एंड ब्रोकरेज मींस कौन सा अदर का मतलब क्या हुआ, जो इंश्योरेंस कमीशन एंड लॉटरी एजेंट के कमीशन को छोड़ के बाकी कोई कमीशन किसी को आप देते हो, ब्रोकरेज देते हो, उस पे टीडीएस 194H में कटेगा। अब इस H को ऐसे याद रख सकते हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरी लाइक मान लो हम किसी को घर भाड़े पे लेते हैं या घर का सेल वेल करते हैं तो अपन ब्रोकर के थ्रू करते हैं।
हम क्या करते हैं, ब्रोकर के थ्रू करते हैं। तो हाउस भाड़े पे लिया या हाउस अगर अपन ने सेल किया या रेंट पे दिया तो अपन ऑलवेज क्या करते हैं, ब्रोकर के थ्रू करते हैं। तो उस ब्रोकरेज को अपन 194H में ले जाएंगे। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है पेयर कौन होगा, तो पेयर में पहले तो मैं लिखूंगा एनी पर्सन। लेकिन एक बात बताइए, क्या बीबी सर की वाइफ के लिए ये पॉसिबल है टीडीएस काटना? आंसर इज नो। एक बात समझिए, मेरी जो वाइफ है, मेरी वाइफ ने किसी ब्रोकर के थ्रू कोई घर भाड़े पे लिया और मेरी वाइफ ने ब्रोकर को ब्रोकरेज दिया। इज इट पॉसिबल फॉर माई वाइफ टू डिडक्ट द टीडीएस? आंसर इज नो। तो यहां पे एनी पर्सन के ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, एक्सेप्ट दैट इज द बीबी सर वाइफ। तो बीबी सर वाइफ को छोड़ के मींस इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर है, वो लास्ट ईयर का टर्नओवर आपका, लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो आपका 1 करोड़ से ज्यादा है या लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख से ज्यादा है। एक बात बताऊं आपको, इसका मैं की बता दूं क्या आपको? मैं इसका एक की बता देता हूं जो आप ध्यान रखना कि एक्सी एक्चुअली 6 सेक्शन है। जिन 6 सेक्शन में ये लिखा हुआ है बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना, बाकी सब जगह जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एनी पर्सन। ऐसी 6 सेक्शन है। एक काम करता हूं, मैं उसके लिए आपको एक जो है वो एक की बता रहा हूं करके, ठीक है? और वो की ये रहेगी कि लाइक रिया हाईजैक। क्या बोला मैंने? रिया हाईजैक। ये रिया को हाईजैक कर लिया था, आपको पता है जो सुशांत वाला मामला हुआ, पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ करके, क्या उसका कितना दोष था नहीं था, वो अदालत है, वो अदालत का काम है, वो तय करेगी कि उसमें उसका रोल था या नहीं था। बट आपने देखा होगा कि लाइक टीवी पे वगैरह लाइक दे हैव हाईजैक द रिया करके। तो रिया को हाईजैक कर लिया, आप ऐसे याद रखेंगे, रिया को हाईजैक कर लिया। अब रिया को हाईजैक का मतलब क्या हुआ कि देखिए, रिया को हाईजैक, यहां रिया में आर मतलब होता है 194R, जो इसी साल से सेक्शन आई है, नई सेक्शन जिसको आज पढ़ेंगे अपन कल मोस्टली। एच का मतलब होता है 194H, आई का मतलब होता है 194I, जे का मतलब होता है 194J और ए का मतलब होता है 194A और सी का मतलब होता है 194C। ये बेटा 6 सेक्शन ऐसी है, हाईजैक वाली 5 और रिया वाली 1, दैट इज द आर। ये टोटल 6 सेक्शन ऐसी है, 6 सेक्शंस ऐसी है जिसमें बीबी सर की वाइफ को टीडीएस नहीं काटना। मींस वहां पे ऐसा लिखा हुआ है पेयर इज एनी पर्सन बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना। अब एक और चीज समझना, यहां पे लिखा हुआ है पेयर इज एनी पर्सन बट एक्सेप्ट बीबी सर की वाइफ, क्योंकि यह हाईजैक में आता है। तो हाईजैक में रिया हाईजैक वाली जो 6 सेक्शन है उसमें टीडीएस आपको तभी काटना है जब लास्ट ईयर टर्नओवर वाज मोर देन 1 करोड़ और ग्रॉस रिसीट वाज मोर देन 50 लाख इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ। अब एक चीज समझना, पेई कौन होगा? तो पेई इसमें रेजिडेंट पर्सन है ना, रेजिडेंट पर्सन है तो ही टीडीएस काटना है। इसमें भी रेट क्या है, 5% है और बेटा पूरे साल का मिला के कमीशन या ब्रोकरेज 15,000 रुपीज पर एनम से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है। तो देखिए मैंने क्या किया यहां पे बेटा, ये जो 3 सेक्शन है ना उसको पैरेलल आपको समझाया जिससे आपको समझ में आया कि तीनों कमीशन की बात कर रही है। डी मतलब दलाल, इंश्योरेंस एजेंट, जी मतलब गैम्बलिंग कौन सिखाता है, लॉटरी एजेंट, एच मतलब घर भाड़े पे लेते हो या घर किसी को सेल करते हो ब्रोकर के थ्रू, तो दैट इज अ ब्रोकरेज एंड कमीशन। पेयर कौन होगा? देखो इसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन, इसमें भी लिखा हुआ है एनी पर्सन, उसमें लिखा हुआ है एनी पर्सन बट अदर देन बीबी सर की वाइफ, क्योंकि वो रिया हाईजैक में आता है। यहां पे पेई कौन है? रेजिडेंट पर्सन, एनी पर्सन, रेजिडेंट पर्सन, और तीनों में रेट है आपकी 5% और बेटा 15,000 पर एनम से ज्यादा का कमीशन है तो ही टीडीएस काटना पड़ेगा, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, मैं 194H से रिलेटेड आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। अब एक बात समझना, 194H से रिलेटेड एक चीज ध्यान रखना, ये जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल और बीएसएनएल और एमटीएनएल है, इनके आपको पता रहेगा पहले है ना एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे। पहले आपको पता रहेगा एसटीडी पीसीओ हुआ करते थे। एसटीडी पीसीओ आपको अगर याद रहेगा तो पहले वो येलो कलर के डब्बे हुआ करते थे और वो येलो कलर के डब्बे में जाके लोग बातें किया करते थे अपने पहचान वालों से या अपने जो भी खास रहते थे उनसे बातें किया करते थे। ये एसटीडी पीसीओ वाले जो थे इनको जो ये एमटीएनएल बीएसएनएल क्या देती है? कमीशन देती है, उनको कमीशन देती है, दैट इज द, उनको कमीशन देती थी। तो क्वेश्चन ये आता है उस कमीशन पे टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। लॉ मेकर्स ने यहां पे एक्सेप्शन डाला है, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो एमटीएनएल या बीएसएनएल ने अपने एसटीडी पीसीओ जिसको आप कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजी बोल सकते हैं, उनको अगर पेमेंट किया तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। एक और चीज ध्यान रखना, अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कमीशन है ना तो उस पे टीडीएस नहीं कटेगा।
सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी कमीशन है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, जैसे अंडरराइटर कमीशन है, या फिर मान लो ब्रोकरेज ऑन द पब्लिक इशू किया, उस टाइम पे किसी को ब्रोकरेज दिया या अंडरराइटर कमीशन दिया तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई भी आपका कमीशन है तो उस पर कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी आपका कमीशन है तो उस पर आपका टीडीएस नहीं कटेगा। आप एक काम करिए, 1 मिनट का टाइम देता हूं, ये तीनों सेक्शन जो है, इन 3 सेक्शन में जितना दे रखा है, केस लॉस पार्ट को छोड़ दीजिए, अभी अपन थोड़ी देर में केस लॉ चालू करते हैं, बट उससे पहले आप एक काम करिए, इन तीनों सेक्शन में जो जो दे रखा है उसको रीड करके और उसको टिक मार दीजिए तीनों सेक्शन को। यस पीपल, डन। चलिए अब आप एक बात समझिए, इधर देखिए सब लोग, सनप्रीत इधर देखिए, एक चीज समझना आप लोग, एक दो कॉन्सेप्ट होते हैं और वो दोनों कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करना। एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज द कमीशन और एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज द डिस्काउंट। डिस्काउंट, दोनों में फर्क है। एक होता है डिस्काउंट और एक होता है कमीशन। एक होता है डिस्काउंट, सर एग्जैक्ट 15,000 पे टीडीएस डिडक्ट होगा, नहीं होगा, मोर देन 15,000 है तो डिडक्ट होगा, क्योंकि आप लैंग्वेज को देखेंगे तो मैंने लिखा हुआ है नो टीडीएस अप टू 15,000, मींस अप टू मींस अप 15,000 तक है तो टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, 15,000 से ऊपर हुआ तो पूरे पे टीडीएस डिडक्ट होगा। एक बात समझना, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, आप इधर ध्यान देना सब लोग। एक होता है कमीशन और एक होता है डिस्काउंट, दोनों में फर्क है। जब भी कमीशन वर्ड आता है, कमीशन है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका टीडीएस कटेगा 194H में। अगर कमीशन है तो टीडीएस कटेगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। कमीशन के केस में कटेगा, डिस्काउंट के केस में नहीं कटेगा। लेकिन कमीशन किसको बोलेंगे और डिस्काउंट किसको बोलेंगे सर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये कमीशन है एंड ये डिस्काउंट है? चीजों को समझना सनप्रीत। देखिए, जब भी अगर प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप है, इसको बोला जाता है कमीशन, इस पे टीडीएस कटेगा। लेकिन जब भी प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है तो जो भी दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा। बड़ा सिंपल सी चीज है, व्हेन देयर इज अ प्रिंसिपल रिलेशनशिप टीडीएस कटेगा, बट व्हेनेवर देयर इज अ प्रिंसिपल रिलेशनशिप तो वो डिस्काउंट माना जाएगा, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है तो उसमें कमीशन माना जाएगा और कमीशन के केस में टीडीएस कटेगा। अब आप एक बात समझते हैं, सर कमीशन कब माना जाता है और डिस्काउंट कब माना जाता है? देखिए, एक होता है प्रिंसिपल बेसिस पे रिलेशनशिप, मतलब जैसे ही आपने कोई प्रोडक्ट किसी को दिया, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी उससे अटैच नहीं है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल रिलेशनशिप। बट मान लो किसी को आपने कोई गुड्स दिया और आगे वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ है, स्टिल आपकी कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अटैच है, आपका कोई ना कोई कंट्रोल उस पर अटैच है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका कंट्रोल है वो स्टिल है उस प्रोडक्ट पे करके, तो उस पर्टिकुलर केस में ये डिस्काउंट नहीं, ये कमीशन माना जाता है और ये आपका प्रिंसिपल एजेंसी रिलेशनशिप माना जाता है। अपन एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा फेमस केस लॉ है, दैट इज इन केस ऑफ द वोडाफोन एसआर करके, ठीक है, वोडाफोन एसआर। अब एक बात समझना, वोडाफोन के केस में क्या हुआ, ये वोडाफोन है और वोडाफोन ने क्या किया कि वोडाफोन जो है, जैसे वोडाफोन आइडिया आज की डेट में है, ये लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रिटेलर को सिम कार्ड बेचते हैं।
बहुत सारे रिटेलर को ये सिम कार्ड बेचते हैं एज वेल एज द रिचार्ज कूपन बेचते हैं। जैसे पहले आपको पता है रिचार्ज कूपन हुआ करते थे, रिचार्ज कूपन बेचते हैं। तो वोडाफोन क्या करती है, अपने रिटेलर को सिम कार्ड बेचती है, रिचार्ज कूपन बेचती है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे एक मोबाइल की दुकान वाला है जिसका नाम है टॉप 10 मोबाइल। अब ये टॉप 10 मोबाइल वाला है, इसको क्या कर रही है वोडाफोन, रिचार्ज कूपन बेचती है और सिम कार्ड बेचती है। अब इनके बीच में ऐसा अरेंजमेंट है कि जो भी आपको दिया जाएगा उसमें आपका 4% आपका प्रॉफिट रहेगा। मींस फॉर एन एग्जांपल, इन्होंने जो रिचार्ज दिया वो रिचार्ज अगर इसको 1 करोड़ रुपीस का रिचार्ज बेचा, इसको 1 करोड़ रुपीस का रिचार्ज बेचा, तो टॉप 10 मोबाइल वालों को वीआई को कितना पेमेंट करना है पता है, ओनली 96 लाख रुपीस। ओनली जो ये वीआई वाले को पेमेंट करेंगे, वोडाफोन आइडिया को पेमेंट करेंगे, दैट इज द 96 लाख रुपीस। मींस 96 लाख रुपीस इनको पेमेंट करना है। दे विल मेक द पेमेंट ऑफ द 96 लाख रुपीस ओनली। मींस 4% है वो उनका अर्निंग है, उनका प्रॉफिट है, उसको आप कमीशन डिस्काउंट क्या बोलेंगे वो अभी अपन देखेंगे। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, यहां पे इस वोडाफोन आइडिया ने इनको सिम कार्ड बेचा, रिचार्ज कूपन बेचा, और टॉप 10 मोबाइल वाले जो है वो टॉप 10 मोबाइल वाले क्या करेंगे, कस्टमर को रिचार्ज कूपन बेचेंगे, और कस्टमर जैसे ही अपने मोबाइल में रिचार्ज करेगा वोडाफोन आइडिया उसको बैलेंस देगी या वैलिडिटी देगी करके, ठीक है, और उसके बाद में उसको वो यूज कर पाएगा। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, वॉट एवर द बेनिफिट गिवन टू द टॉप 10 मोबाइल ऑफ द 4 लाख रुपीस, सर ये 4 लाख रुपीस क्या कमीशन है या डिस्काउंट है, ये कमीशन है या डिस्काउंट है, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आ गया कि ये 4 लाख रुपीस कमीशन है या डिस्काउंट है, बिकॉज यहां पे सिम कार्ड बेचा था 1 करोड़ के और उसने जो है वो 96 लाख का पेमेंट किया, तो 4 लाख जो है वो इनका ऑब्वियसली जो है वो उनका प्रॉफिट है। तो ये 4 लाख कमीशन है या डिस्काउंट है। तो यहां पे हाईकोर्ट ने ये देखा, केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है, केरला हाईकोर्ट ने ये देखा कि जैसे ही अगर ये सिम कार्ड या रिचार्ज कूपन बेच दिए इस टॉप 10 मोबाइल को, क्या वोडाफोन आइडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, क्या वोडाफोन आइडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई उसके बाद? आंसर इज नो गाइस, वोडाफोन आइडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हुई है। क्या वोडाफोन आइडिया का जो वोडाफोन आइडिया है उनका कंट्रोल उस पर चला गया? आंसर इज नो, वोडाफोन आइडिया का कंट्रोल नहीं गया है। ये टॉप 10 मोबाइल वाला है, जब ये कस्टमर उसके मोबाइल में, जैसे मान लो सनप्रीत ने उसको मोबाइल में रिचार्ज किया, तो सनप्रीत के मोबाइल में बैलेंस कौन देगा? वीआई देगा। उसको कितना बैलेंस देना है, कैसे देना है, कितनी वैलिडिटी देनी है करके, ठीक है, ये सब किसका है? वीआई का है। मींस वीआई का रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है, एज वेल एज द वीआई का कंट्रोल भी अभी तक गया नहीं है। कंट्रोल रिचार्ज पे अभी भी वीआई है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जिस दिन वो रिचार्ज करेगा तो उसका कंट्रोल पूरा वीआई के पास है। वीआई उसको बैलेंस देगा, वीआई उसको टॉक टाइम देगा, वीआई उसको वैलिडिटी देगा। तो हियर टॉप 10 मोबाइल इज जस्ट एन एजेंट। यहां पे टॉप 10 मोबाइल है वो सिर्फ एक एजेंट है, और इसके पास में जो 4 लाख है, ये 4 लाख आपका डिस्काउंट नहीं कमीशन माना जाएगा, और जब कमीशन माना जाएगा तो 194H में टीडीएस काटना पड़ेगा। इस पे 194H है, वो 194H में दीक्षित जो है, वेदांत दीक्षित, वो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, आप मुझे ये बोलोगे टीडीएस कैसे काटेगा वोडाफोन? वोडाफोन टीडीएस कैसे काटेगा? यहां पे तो बेसिकली पैसा वोडाफोन तो पे कर ही नहीं रहा है, पैसा वोडाफोन तो पे नहीं कर रहा है, यहां तो पे कौन कर रहा है? टॉप 10 मोबाइल वाला पे कर रहा है। तो टॉप 10 मोबाइल वाले को क्या करना पड़ेगा? अपना टीडीएस का अमाउंट वोडाफोन को देना पड़ेगा, और वो वोडाफोन को टीडीएस का अमाउंट देगा कैसे? कि 4 लाख रुपीस का अगर कमीशन है और 4 लाख पे अगर 5% की रेट से कितना 20,000 होता है, तो वो 20,000 क्या करेगा? इसको कमीशन दे देगा। तो 20,000 रुपीस उसके साथ में, सॉरी, जो टीडीएस का अमाउंट है वो देगा। तो वोडाफोन आइडिया क्या करेगा? वो टीडीएस को 20,000 कलेक्ट करेगा, और ये माना जाएगा वोडाफोन ने डिडक्ट किया है, और वोडाफोन गवर्नमेंट को जमा करा देगा। वोडाफोन जो है वो वोडाफोन गवर्नमेंट को जमा कराएगा। दिस इज द कमीशन, दिस इज ऑब्वियसली नॉट अ डिस्काउंट करके। चलिए अब एक और चीज समझना, एक और केस लॉ है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन केस ऑफ द अहमदाबाद स्टैम्प वेंडर। ये अहमदाबाद स्टैम्प वेंडर, आपने कभी स्टैम्प पेपर लेने गए? आंसर इज यस। आप पता है जब स्टैम्प पेपर लेने जाते हो, जैसे 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर है, तो आपको कितने में मिलता है? 100 में ही मिलता है। अगर कोई 500 रुपए का स्टैम्प पेपर है तो आपको कितने में मिलता है? आपको 500 में ही मिलता है। अब एक बात समझना, हुआ क्या
ये जो स्टेम वेंडर्स होते हैं, ये स्टेम वेंडर्स होते हैं। अब वेंडर्स क्या करते हैं, आप वेंडर्स से खरीदते हो। जैसे मान लो मेरे को एक स्टेम पेपर खरीदना था, मैं वेंडर के पास गया, कोर्ट में वेंडर होते हैं, वेंडर के पास गया बीबी, और बीबी ने मान लो 500 रुपए का स्टेम पेपर खरीदा और उसको 500 रुपए दे दिए। बट ये स्टेम वेंडर जो होते हैं, ये स्टेम वेंडर कहां से लाते हैं? ये स्टैम्प वेंडर जो है, जितने भी स्टैम्प पेपर है, ये स्टैम्प पेपर कहां से खरीदते हैं? कोर्ट से खरीदते हैं। अब कोर्ट क्या करती है, इनको स्टैम्प पेपर देती है, और कोर्ट जो है उनको कम पैसे में देती है। जैसे मान लो कोई भी स्टैम्प पेपर है, उसका एमआरपी फॉर एन एग्जांपल 500 है, तो कोर्ट इनको कितने में सेल करती है पता है? 450 में सेल करती है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है? ये डिस्काउंट है या कमीशन है? ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है? डिस्काउंट है या कमीशन है? क्योंकि कोर्ट ने क्या किया, ये स्टैम्प पेपर जो वेंडर्स को बेचे, वो वेंडर्स को बेचे कितने में? 450 में बेचे। और बेटा उसकी एमआरपी है वो 500 है, वेंडर आगे जाके 500 में बेचेगा, तो वेंडर को कुल मिला के 50 रुपए का जो मिल रहा है, वो क्या है? डिस्काउंट है या कमीशन है? यहां पे ये सुप्रीम कोर्ट तक गया, और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जैसे ही कोर्ट स्टैम्प पेपर बेच देती है, उसके बाद कोर्ट का उस पर कंट्रोल नहीं रहता। वो स्टैम्प पेपर पे जाके आप क्या करोगे, आपकी मर्जी। आपको चाहिए तो आप मान लो क्या बोलते हैं, मैरिज डीड बना दो, आपको चाहिए तो आर्टिकलशिप का डीड बना दो, आपको चाहिए पार्टनरशिप डीड बना दो। उसमें कोई, यहां पे कोर्ट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोर्ट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो यहां पे ये डिस्काउंट माना जाएगा। और जब डिस्काउंट माना जाएगा तो इसमें टीडीएस नहीं कटेगा। दिस इज ट्रीटेड एज द डिस्काउंट, ये डिस्काउंट माना जाता है और इसमें टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक चीज समझना, एक और पॉइंट ये आता है, एक और केस लॉ है, दैट इज रिलेटेड टू द इंटरवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। अब ये इंटरवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में क्या हुआ, इंटरवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ये इंटरवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये कंपनी क्या करती है कि अपने जो डीलर होते हैं, जैसे कुछ इस एग्जांपल को अपन एक काम करते हैं, किसी दूसरे एग्जांपल से लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा सोनी करके कंपनी है, एक सोनी लिमिटेड कंपनी है जो अपने टीवी वगैरह बेचती है, अपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बेचते हैं। अब इनके बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, या जिसको स्टॉकिस्ट बोल सकते हैं, स्टॉकिस्ट बोल सकते हैं या डीलर बोल सकते हैं। अब हुआ क्या, ये लोग क्या करते हैं, बहुत बार डीलर को मोटिवेट करने के लिए कुछ स्कीम निकालते हैं, स्कीम निकालते आपने सुना होगा। और डीलर को बोला जाता है कि अगर मान लो इस महीने आपने 5 करोड़ की सेल कर दी, तो हम आपको 20 लाख का क्रेडिट नोट दे देंगे। हम आपने अगर 5 करोड़ की सेल की, अपने डीलर को बोलते हैं, जो होलसेलर रहते हैं उनको बोलते हैं कि अगर आपने 5 करोड़ की सेल कर दी, तो हम आपको क्या करेंगे, 20 लाख का क्रेडिट नोट दे देंगे। अब उन्होंने क्रेडिट नोट दे दिया, क्वेश्चन ये आता है, क्या ये कमीशन है? क्या जो ये कमीशन है, इसको क्या अपन कमीशन बोलेंगे? आंसर इज नो, इट इज अ डिस्काउंट ना। ये तो तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट है। ऐसा नॉर्मली होता है बहुत बार कि आप क्या करते हो, आगे वाले को बोलते हो कि भैया आप इतना हमारा प्रोडक्ट सेल कर दीजिए, हम आपको इतने का क्रेडिट नोट दे देंगे। तो ये कोई कमीशन नहीं है, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज द कमीशन, ये कमीशन नहीं माना जाएगा, इट विल बी ट्रीटेड एज द डिस्काउंट, ये डिस्काउंट माना जाएगा। ये जो है, ये इंसेंटिव जो होते हैं, ये कोई कमीशन नहीं है, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज द इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कमीशन, ऑब्वियसली इट इज अ डिस्काउंट, और इस पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब एक और चीज समझना, एक केस लॉ है, दैट इज इन केस ऑफ द कतार एयरवेज करके, कतार एयरवेज। अब एक बात समझना, ये कतार एयरवेज एक कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी है। अब हुआ क्या, कतार एयरवेज के केस में समझने की कोशिश करना, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। हाँ, जैसे ये एयरलाइंस कंपनी है, अब ये एयरलाइंस कंपनी क्या करती है, अपने जो टिकट बेचती है वो एजेंट्स के थ्रू बेचती है। बहुत बार अपने जो टिकट बेचती है वो एजेंट्स के थ्रू बेचती है। तो एयरलाइंस कंपनी है जिसका नाम है कतर एयरवेज। अब इन्होंने क्या किया पता है, अपने जो टिकट है वो टिकट बेचे, और टिकट इन्होंने बेचे कुछ एजेंट के थ्रू। एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मेक माई ट्रिप, तो एमएमटी करके जो है मेक माई ट्रिप है, ये एक एजेंट है, इनके थ्रू ये लोग टिकट बेचते हैं। बहुत सारे एजेंट है, गो आई बीबो है, सबके थ्रू ये लोग बेचते हैं। अब हुआ क्या, जैसे मान लो इन्होंने क्या किया, इसको बोला कि आप टिकट, इनको सेल किया, वो टिकट सेल किया फॉर एन एग्जांपल 100 रुपीज पे, और उस टिकट पे जो एमआरपी कोट है, उस टिकट पे जो एमआरपी कोट है, वो एमआरपी कोट है 120 रुपीज, मींस 120 रुपीज उस टिकट पे एमआरपी कोट है। फ्लाइट का टिकट है, एयरलाइंस कंपनी ने एमएमटी को बोला कि आप 100 रुपीज हमको दीजिएगा, उस पे एमआरपी कोट है 120। अब इन्होंने क्या किया कि जो एमआरपी है ना, इस एमआरपी पे इनको 10% की रेट से कमीशन दिया एमएमटी को। एमएमटी को 120 रुपीज पे 10% की रेट से कमीशन और दिया, तो मैं बोलूं 12 रुपीज कमीशन हुआ। तो ये 12 रुपीज कमीशन हुआ, तो ऑब्वियसली इस पे टीडीएस कटेगा 194H में।
इस पे 194H में टीडीएस कटेगा। हियर टीडीएस इज एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194H ऑन द कमीशन वॉट एवर पेड बाय एयरलाइंस कंपनी टू द एमएमटी। वापस से बोल रहा हूं, एक टिकट उनको बोला आपको 100 में सेल कर रहे हैं, लेकिन उस पे एमआरपी कोट है वो 120 है। आपको उनको बोला कि जितने भी हमारे एयरलाइंस के कंपनी के एजेंट्स हैं उनको हम कमीशन देते हैं 10%। तो इन्होंने 120 जो कोटेड प्राइस थी उसका उन्होंने 12 रुपीज कमीशन दिया, तो कमीशन पे टीडीएस कटेगा यहां पे। अब आगे हुआ क्या, ये जो मेक माई ट्रिप है ना, इनको ये अलाउ कर रखा है कि आप टिकट जो बेच सकते हैं वो 100 से लेके 120 की रेंज में कहीं पे भी आप इस टिकट को बेच सकते हैं। आप अपने हिसाब से ये टिकट कितने में भी बेचिए, आपकी मर्जी। अब कुछ एजेंट ऐसे हैं जो 100 में टिकट बेच रहे हैं, कुछ एजेंट ऐसे हैं जो 105 में बेचते हैं, कुछ एजेंट ऐसे हैं जो 109 में बेचते हैं, कुछ एजेंट ऐसे 115 में बेचते हैं, कुछ एजेंट 120 में बेचते हैं। लेकिन एयरलाइंस कंपनी को कितना पैसा देना है, ओनली 100 देना है। मींस इन्होंने 100 में टिकट खरीदा, हो सकता है ये 100 में बेच दे आगे, इनको कमीशन अलग से मिल रहा है, उस पर टीडीएस कटेगा। असेसिंग ऑफिसर का कहना यह था, बॉम्बे का एक असेसिंग ऑफिसर, और उसका कहना यह था कि बेसिकली मान लो एमएमटी ने एक टिकट है वो बेचा 115 में, तो ये जो 100 और 115 का डिफरेंस है ये 15 रुपीज, ये भी तो कमीशन है, ये भी तो कमीशन है। बिकॉज अगर एमएमटी ये टिकट बेच रही है 115 पे और 100 में इसने खरीदा है, 100 रुपीज उसने एयरलाइंस कंपनी को पे किया है, तो ये 15 रुपीज है, ये भी तो कमीशन है। इस 15 रुपीज पे भी तो इस एयरलाइंस कंपनी को इसका टीडीएस काटना पड़ेगा। अब ये इशू आया, अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब इस इशू को एनालाइज किया तो बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना यह था कि आपकी बात एकदम सही है, ये 15 रुपीज जो डिफरेंस है ये 15 रुपीज कमीशन तो है, ये 15 रुपीज जो डिफरेंस है ये 15 रुपीज कमीशन तो है, इसको कमीशन तो बोला जाएगा। लेकिन एयरलाइंस कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं है ट्रैक करना कि कौन सा एजेंट कितने रुपीज में टिकट बेच रहा है, कौन सा एजेंट कितने में टिकट बेच रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एयरलाइंस कंपनी टू द ट्रैक दैट, बिकॉज बहुत सारे ऑफलाइन एजेंट रहेंगे, वो कितने में बेचेंगे हमको पता नहीं। बहुत सारे ऑनलाइन एजेंट है, वो कितने में बेचते हैं, कितना डिस्काउंट देते हैं, उसमें हमको पता नहीं है करके, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एयरलाइंस कंपनी टू ट्रैक द प्राइस एट व्हाट एग्जैक्ट प्राइस एजेंट सोल्ड द टिकट इन द मार्केट। सो गाइज 100 और 115 के बीच का जो भी गैप है इसको कमीशन माना जाएगा, बट इस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, ऐसा बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला। बॉम्बे हाईकोर्ट बोलती है कि इसके बीच में जो है ये जो गैप है, इस गैप पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। दिस इज कतार एयरवेज का केस लॉ। अब एक और केस लॉ है दैट इज रिलेटेड टू द प्रसार भारती, एक और लास्ट केस लॉ दैट इज रिलेटेड टू द प्रसार भारती। अब एक बात समझना, हुआ क्या, एक कंपनी है प्रसार भारती। कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसका ये कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है, कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा बहुत है बट दोनों के फैक्ट अलग अलग है। कल मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था कि एक बात बताइए, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, इस पे ध्यान दीजिए। कल मैंने आपको ये बताया था ये वाला पॉइंट कि देखिए बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड हमको एडवर्टाइजमेंट दिलाना था इंडिया टुडे ग्रुप को आज तक पे हमको एडवर्टाइजमेंट दिलाना था। दो तरीके हैं, या तो हम सीधा इंडिया टुडे ग्रुप के पास में जाते हैं तो 194C में टीडीएस काटना पड़ेगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ग्लोबल एडवर्टाइजर के पास, हमने उसको 10 लाख का पेमेंट किया, हमको टीडीएस काटना है 194C में, बट ये एड एजेंसी इसको जो पेमेंट करेगी उस पर टीडीएस नहीं काटना। एज वेल एज द इन्होंने क्या किया, यहां ग्लोबल एडवर्टाइजर कंपनी को 10 लाख मिला था, उन्होंने आगे 9 लाख दिया, तो 1 लाख इनके पास में रिटेन कर दिया, तो ये डिस्काउंट माना जाएगा, ये डिस्काउंट माना जाएगा, इस पे टीडीएस नहीं कटेगा, ये आपका 194H में कमीशन नहीं माना जाएगा, ऐसा मैंने कल बताया था। इट इज नॉट ट्रीटेड एज कमीशन, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। बट गाइस हुआ क्या, ये सीबीटीटी ने क्लेरिफिकेशन दे रखा है, ये सीबीटीटी ने एक सर्कुलर निकाल रखा है, उन्होंने बोला है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वो जो पैसा रिटेन करती है और बाकी वाला पैसा किसी न्यूज चैनल या अखबार वाले कंपनी को देती है, तो वो जो जितना पैसा रिटेन किया, इस एग्जांपल में 1 लाख रुपया रिटेन किया था, तो इस 1 लाख पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द कमीशन, इसको कमीशन नहीं माना जाएगा, इसको डिस्काउंट माना जाएगा, बिकॉज हियर एड एजेंसी एंड इंडिया टुडे ग्रुप है, ये दोनों आपस में किस पे, कौन से टर्म पे काम करते हैं, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे काम करते हैं। लेकिन एक बात समझना, हुआ क्या, एक कंपनी है इंडिया में जिसका नाम है प्रसार भारती, और ये प्रसार भारती गवर्नमेंट की कंपनी है, और इसका जो चैनल है, ये जितने भी डीडी वाले चैनल है, जैसे DD1 है, डीडी नेशनल है, ठीक है, डीडी न्यूज है, डीडी स्पोर्ट्स है, ये दूरदर्शन वाले जितने भी चैनल है, ये दूरदर्शन वाले चैनल है, ये प्रसार भारती के है। प्रसार भारती ने क्या किया पता है, इंडिया में अपने कुछ एक्सक्लूसिव एजेंट बनाए, इंडिया में कुछ एक्सक्लूसिव एजेंट बनाए उन्होंने।
इंडिया में इन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव एजेंट बनाए कि इंडिया में कौन कौन लोग प्रसार भारती की एजेंसी लेना चाहते हैं। पहले उन्होंने उसके लिए एक टेंडर निकाला और वो टेंडर निकालने के बाद बोला कि हमारी कौन कौन एजेंसी लेना चाहता है इंडिया में। तो कुछ लोगों ने उनकी एजेंसी के लिए फॉर्म भरा और वो एक्सक्लूसिव प्रसार भारती के लिए काम करते थे। अब एक बात समझना, वो एजेंसी लेने के लिए उनको बैंक गारंटी भी देना पड़ा। बैंक गारंटी उन्होंने दिया एजेंसी लेने के लिए वगैरह। अब एक बात समझना, इन्होंने एक एजेंसी ले ली करके, ठीक है, जैसे मान लो एक बंदा है मिस्टर बीबी, मैंने प्रसार भारती की एजेंसी ले ली मुंबई में। अब मेरा काम था कि लोगों से एडवर्टाइजमेंट गैदर करना और जाके और प्रसार भारती को देना। तो मैं एजेंट बन गया किसका? प्रसार भारती का। हमारे बीच में अग्रीमेंट बना, किसके बीच में? प्रसार भारती के बीच में और इस बेबी जो एजेंट है इसके बीच में अग्रीमेंट बना। उस अग्रीमेंट पे ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू होगा ये एजेंसी कलेक्ट करेगी और एजेंसी कलेक्ट करने के बाद 15% अपना कमीशन रिटेन करेगी। उसमें लिखा हुआ ही ऐसा है अग्रीमेंट में कि कमीशन वर्ड यूज हुआ है कि 15% उनका कमीशन रहेगा और 85% है वो आगे प्रसार भारती को रेमिट करेगी। अब यहां पे हुआ क्या कि जैसे मान लो एजेंसी ने क्या किया, 10 लाख रुपीज है, मेरे को एड का रेवेन्यू मिला और 10 लाख में से 15% है वो हमने रिटेन किया और बाकी 8,50,000 है वो प्रसार भारती को हमने रीएम्बर्स कर दिया। अब एक बात समझना, हमारे अग्रीमेंट में यह भी लिखा हुआ था कि भैया जो भी आप रिटेन करोगे, दैट इज इस एग्जांपल में आपने 1,50,000 रुपीज रिटेन किया है तो ये 1,50,000 पे टैक्स है वो टीडीएस आएगा और ये कमीशन माना जाएगा। ऐसा अग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है, ऐसा अग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि क्या ये 1,50,000 कमीशन माना जाएगा या डिस्काउंट माना जाएगा। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट था। इलाहाबाद हाईकोर्ट बोलती है कि नहीं नहीं इट इज अ डिस्काउंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब अग्रीमेंट को पढ़ा, अग्रीमेंट मंगाया कि अग्रीमेंट दीजिए, अग्रीमेंट को पढ़ते टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहली चीज तो ये जो बंदा है ये एक्सक्लूसिव एजेंट है प्रसार भारती का, ये जो बंदा है ये एक्सक्लूसिव एजेंट है प्रसार भारती का, उनके बीच में अग्रीमेंट है, उस अग्रीमेंट में ये क्लियरली लिखा हुआ भी है करके, ठीक है, उस अग्रीमेंट में ये क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि ये कमीशन माना जाएगा, उस पर टैक्स लाइबिलिटी भी आएगा, ये सब माना जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में बाबू ये 194H में कमीशन माना जाएगा और इस पर्टिकुलर केस में यहां पे टीडीएस काटना पड़ेगा, यहां पे टीडीएस कटेगा 194H में। तो आप समझेंगे यहां पे और वो नॉर्मल वाले केस में फैक्ट में फर्क है। यहां पे प्रसार भारती के केस में एक्सक्लूसिव है वो एजेंसी है, उसके बीच में अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कमीशन है, अग्रीमेंट में लिखा हुआ है टीडीएस काटना पड़ेगा। तो यस ये कमीशन माना जाएगा, यहां पे टीडीएस कटेगा। लेकिन वो ग्लोबल एडवर्टाइजर और अपन ने जो एग्जांपल लिया था ग्लोबल एडवर्टाइजर और वो वाला करके, वहां पे क्या था कि ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं था, यहां पे ऐसा कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं था, एक्सक्लूसिव वो कोई ऐसा बंदा एजेंट नहीं था, ये सब एक्सक्लूसिव एजेंट है प्रसार भारती के। तो इसमें आपका कमीशन माना जाएगा और टीडीएस कटेगा। चलिए एक काम करिए, आपको पेज नंबर 356 पे जो भी केस लॉस दे रखे हैं, टोटल 5 केस लॉस दे रखे हैं, फटाफट रीड कर लीजिए। आपको मैं 3-4 मिनट का टाइम देता हूं।
यस पीपल, डन। चलिए मिहिर, पहली चीज तो व्हेनेवर यू मेक द पेमेंट टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का टीडीएस नहीं कटता, गवर्नमेंट का टीडीएस नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का टीडीएस नहीं करता, ठीक है। दूसरी चीज, इफ वी सेल द आईटीसी प्रोडक्ट एंड टर्म्स ऑफ प्राइसिंग आर सेट बाय आईटीसी। गिरीश, आपके बीच में अग्रीमेंट क्या है वो देखना पड़ेगा, आपकी बिलिंग कैसे हो रही है। आपकी बिलिंग अगर आईटीसी के नाम से ही हो रही है और आप सिर्फ जो है आपको कमीशन मिल रहा है तो कमीशन माना जाएगा, अदरवाइज डिस्काउंट माना जाएगा। जैसे आपके पहले सेल का बिल बनता है फिर आप आगे सेल का बिल बनाते हैं तो इट इज ट्रीटेड एज अ डिस्काउंट। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं और आपकी नेक्स्ट सेक्शन जो है दैट इज द सेक्शन नंबर 194 डीए। अब एक बात समझिए, 194 डीए सेक्शन क्या बोलती है। सेक्शन नंबर 194 डीए, 194 डीए, ऑल पीपल पे अटेंशन। 194 डीए, 194 डीए ये बोल रहा है ऊपर वाले में प्रसार भारती टीडीएस कैसे काटेगा। ऑब्वियसली प्रसार भारती विल कलेक्ट द टीडीएस का अमाउंट, तो 1,50,000 पे 5% कम्स टू द 7,500, दे विल कलेक्ट इट अलोंग विद 8,50,000। रोहित, दे विल कलेक्ट द टीडीएस अमाउंट। ऐसा जरूरी नहीं है काटना मतलब आप पे कर रहे हो तो ही काटते, बहुत बार टीडीएस का अमाउंट आगे वाले से कलेक्ट भी करते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज टीडीएस ओनली। चलिए 194 डीए, 194 डीए इज रिलेटेड टू द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194 डीए। अब आप मुझे बोलेंगे सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी तो एग्जेम्प्ट होता है ना। यस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होता है, बट जैसा कि आपको पता रहेगा कैपिटल गेन के यूलिप वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि इन द 3 केसेस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी इज टैक्सेबल। एक तो कहां पे, अगर वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी है दैट इज द टैक्सेबल। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी है दैट इज द टैक्सेबल। फर्स्ट केस इज अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी इज टैक्सेबल। सेकेंड केस आपका जो मैंने बताया था दैट वाज फर्स्ट इज अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योरिटी इज टैक्सेबल। सेकेंड केस आपको पता रहेगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने प्रीमियम पे करते टाइम आपने वो कंडीशन को वायलेट किया 10%, 15%, 20% वाली, मींस अगर मान लो आपने पॉलिसी 1/4/2012 से पहले लिया हुआ है तो वहां पे एक लिमिट था कि जितना आप प्रीमियम पे करोगे वो 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1/4/2012 या उसके बाद में लिया तो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर हैंडीकैप्ड के लिए है तो उस पर्टिकुलर केस में 15% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर वहां पे वो कंडीशन का वायलेशन हो गया तो उस पर्टिकुलर केस में मैच्योरिटी अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा, और एक यूलिप का मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होता है अगर 2,50,000 से ज्यादा का आपने प्रीमियम पे किया है तो। अब एक बात समझना, सर जब मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल है ना तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द मैच्योरिटी अमाउंट इज टैक्सेबल। अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर पेयर कौन होगा, सर पेई कौन होगा, सर रेट क्या होगी, और सर क्या कोई कंडीशन या लिमिट है क्या। तो देखिए पहला बेटा इधर समझना, पहली चीज तो पेयर कौन होगा, लॉ मेकर्स बोलते हैं एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है वो पेयर है। पेई कौन होगा, रेजिडेंट पर्सन, मींस रेजिडेंट पर्सन को अगर मैच्योरिटी का पैसा मिल रहा है, ठीक है। और एक बात समझना, रेट क्या है, तो गाइस यहां पे जो रेट है ना वो 5% है, रेट 5% है, बट ये 5% का रेट पूरे मैच्योरिटी पे नहीं लगेगा। यहां टीडीएस 5% लगेगा ओनली ऑन द इनकम कंपोनेंट। जो इनकम का कंपोनेंट रहेगा ना उस इनकम के कंपोनेंट पे 5% की रेट से टीडीएस आएगा। इनकम के कंपोनेंट पे 5% की रेट से टीडीएस आएगा। नाउ व्हाट इज द इनकम कंपोनेंट। इनकम कंपोनेंट का मतलब होता है कि बेटा जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो मैच्योरिटी अमाउंट में से आप प्रीमियम कितना पे किया था वो आप लेस कर दीजिए, तो जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड इनकम कंपोनेंट। तो इनकम कंपोनेंट पे आपका 5% की रेट से आपका टीडीएस है वो आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैच्योरिटी अमाउंट है वो 10 लाख है और आपने जो प्रीमियम पे किया था दैट वाज 7 लाख, तो इस पर्टिकुलर केस में आपका 3 लाख है वो इनकम कंपोनेंट है, तो 3 लाख पे 5% की रेट से टीडीएस आएगा। एक और चीज समझना, यहां पे टीडीएस नहीं आएगा अगर मैच्योरिटी कंपोनेंट मैच्योरिटी अमाउंट है वो लेस देन ₹1 लाख है।
अगर लेस देन 1 लाख रुपीज है, लेस देन 1 लाख रुपीज है, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपीज और मोर है तो टीडीएस आएगा। मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपीज और मोर है तो टीडीएस आएगा, 1 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं आएगा। यहां पे सर एग्जैक्ट 1 लाख, तो 1 लाख है तो भी टीडीएस आएगा, आंसर इज यस। जो मैच्योरिटी अमाउंट है, जैसे इस एग्जांपल में 10 लाख मैच्योरिटी है, तो इफ इट इज अ 1 लाख रुपीज और मोर तो टीडीएस आएगा। अगर 1 लाख से कम का मैच्योरिटी है तो टीडीएस नहीं आएगा, एग्जैक्ट 1 लाख है तो भी टीडीएस आएगा। ऐसा दो ही जगह है, एक तो तुम्हारा एक जगह और आएगा शायद आगे। एक तो मैंने आपको 192 ए में बताया था, वहां एग्जैक्ट 50,000 है तो ही टीडीएस, तो भी टीडीएस आएगा। यहां एग्जैक्ट मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख है तो भी टीडीएस आएगा। लेकिन बाकी जितनी भी सेक्शन अपन ने पढ़ी ना, उसमें कैसा था, 15,000 तक है तो टीडीएस नहीं आएगा। जैसे 1 लाख है कॉन्ट्रैक्ट में तो टीडीएस नहीं आएगा करके, ठीक है। 194H में 15,000 है तो टीडीएस नहीं आएगा। 30,000 194C में तो टीडीएस नहीं आएगा। 40,000 है तो टीडीएस नहीं आएगा 192A में। लेकिन बेटा ये दो सेक्शन ऐसी है, एक तो 192A में उसमें एग्जैक्ट 50,000 है ईपीएफ का तो टीडीएस आएगा, इसमें एग्जैक्ट 1 लाख है तो भी टीडीएस आएगा, 1 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं आएगा। आप एक काम करिए, 194DA में जो भी दे रखा है उसको आप एक बार रीड करके क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट चेक कर लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट चेक कर लीजिए। डन पीपल, अगर वो क्वेश्चन हो गया तो बोलो डन। अगर वो क्वेश्चन हो गया तो बोलो डन।
डन, यस पीपल। नाउ नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं और नेक्स्ट सेक्शन इज 194 ई। ई को कैसे याद रखेंगे? ई, एक बात समझना, 194 डीए को कैसे याद रखेंगे? डीए जो सेक्शन थी, डीए को आप ऐसे याद रख सकते हैं, डीए मींस व्हाट आफ्टर डेथ, दैट इज डेथ आफ्टर। तो डेथ आफ्टर क्या चीजों की जरूरत रहती है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। नॉर्मली ऐसा डेथ पे जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, बट दैट इज जस्ट टू रिमेंबर दैट DA means death after is just to remember that, yeah, that is the death after means just to remember that, okay। चलिए 194E पे चलते हैं। 194E जो है वो क्या है? एक बात समझना, 194E जो है इसको ऐसे याद रखेंगे। आप लोगों ने पता है आईपीएल देखते हो, आईपीएल, और आईपीएल जो है ना, उस आईपीएल में जब भी दो मतलब इनिंग रहती है, दो इनिंग के बीच में एक प्रोग्राम आता है जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा इनिंग, जिसको बोला जाता है एक्स्ट्रा इनिंग्स। तो इसको आप याद रखेंगे ई फॉर एक्स्ट्रा इनिंग से। कैसे याद रखेंगे? ई फॉर एक्स्ट्रा इनिंग। तो 194E आईपीएल में एक्स्ट्रा इनिंग, ई फॉर एक्स्ट्रा इनिंग, उससे याद रखेंगे। यह सेक्शन बोलती है कि अगर आप नॉन स्पोर्ट्समैन, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको अगर आप पेमेंट करते हैं, या नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसको अगर आप पेमेंट करते हैं, या कोई नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर है उसको अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, तो इसका टीडीएस आपको जो है वो यहां पे कटेगा। ई फॉर एक्स्ट्रा इनिंग आईपीएल में नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को, स्पोर्ट्स एसोसिएशन को या एंटरटेनर को पेमेंट करते हैं तो टीडीएस यहां कटेगा, लेकिन यहां तीनों में नॉन रेजिडेंट है। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन यहां आता है पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, सर रेट क्या होगी? तो देखिए सबसे पहली चीज, पेयर इज अ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है चलेगा। पेई कौन होना चाहिए? ये लोग, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन या नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर। रेट रहती है बाबूजी 20%। यहां पे रेट 20% है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना ही पड़ेगा। तो ऑलवेज आपका 20% प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 20.8% की आपकी टीडीएस की रेट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो किसी को पेमेंट कर रहे हैं वो 50 लाख से भी ज्यादा है या 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उसमें सरचार्ज कंसिडर होना चाहिए। आंसर इज यस। अगर लिमिट से ज्यादा पेमेंट है तो आप सरचार्ज भी कंसिडर करोगे, अदरवाइज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो कंसिडर करोगे ही करोगे। लेकिन सर आप बोल रहे हैं नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज का? तो वो स्पोर्ट्स पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो, वो स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया में आया है किसी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो गेम इंडिया में प्ले हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए आईपीएल, एग्जांपल के लिए आईपीएल इंडिया में प्ले हो रहा है और उसके लिए कुछ पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस इस पर्टिकुलर सेक्शन में कटेगा, क्योंकि इंडिया में वो गेम इंडिया में प्ले हो रहा है। अब जैसे आईपीएल दुबई में हुआ था तो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया था, क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो। अगर आप इंडिया में गेम प्ले करने के लिए नॉन रेजिडेंट पर्सन आया है, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, वो इंडिया में कोई गेम प्ले करने के लिए आया है और उससे रिलेटेड अगर आप पेमेंट करेंगे तो ही आपका टीडीएस कटेगा करके, ठीक है। दूसरा, या फिर वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन क्या करता है पता है? इंडिया में एडवर्टाइजमेंट देता है, मींस उसको एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड पेमेंट मिलता है। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आपको पता रहेगा बहुत सारे ऐसे नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, वो क्या करते हैं? इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड पैसा मिलता है। जैसे एक आपको पता रहेगा आईपीएल में एक एड आती है किंगफिशर की, दैट इज ऊला ला ला ले ओ, अब ऊला ला ला ले ओ डिवाइडेड बाय द टीम्स एंड यूनाइटेड बाय द किंगफिशर, ऐसे करके एक एड आती है। तो ऊला ला ला ले ओ, इन दैट ऊला ला ला ले ओ मैं यू नो दैट क्रिस गेल भी है, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए किंगफिशर ने पैसा दिया होगा, तो वो जो पैसा मिला होगा उस पर भी टीडीएस इसी सेक्शन में कटेगा। या फिर स्पोर्ट्स पर्सन क्या करता है? वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो मान लो किसी न्यूज़पेपर या वेबसाइट पे कोई भी आर्टिकल देता है गेम से रिलेटेड, आर्टिकल देता है गेम से रिलेटेड। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में बोला स्टीव स्मिथ ने ऐसा बोला करके, ठीक है, या फिर मान लो क्रिस गेल ने ऐसा लिखा है, तो उसने कोई आर्टिकल वगैरह दिया है, उससे रिलेटेड पैसा मिला, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस कटेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पेमेंट करते हैं। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का मतलब कोई बाहर की ऐसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जिसको गारंटी कमीशन दे रहे हैं, गारंटी फीस दे रहे हैं, क्योंकि इंडिया में स्पोर्ट्स प्ले हो रहा है।
जैसे बहुत बार क्या होता है, जब इंडिया में आईपीएल प्ले हो रहा है तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्लब है उसको कुछ पेमेंट करना पड़ा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क्लब को कुछ पेमेंट करना पड़ा, या इंग्लैंड क्रिकेट क्लब को कुछ पेमेंट करना पड़ा, तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस इधर ही कटेगा। या फिर नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर को कुछ पेमेंट किया। अब आपने एंटरटेनर का मतलब कोई पर्सन है जो एंटरटेन करता है, जैसे सिंगिंग करता है, जैसे कोई सिंगर है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है मुंबई में एक बंदा है वो सिंगिंग करने आया था जस्टिन करके, ठीक है। तो जस्टिन के बारे में आपने सुना होगा, जस्टिन जो है वो इंडिया में आया था सिंग करने के लिए, गाना गाया था उसने। तो भैया गाना गाने के लिए जस्टिन आया, जस्टिन को पेमेंट किया। या फिर मान लो शकीरा आ गई, वाक्का वाक्का दिस टाइम इन महाराष्ट्र करके, ठीक है। तो वाक्का वाक्का दिस टाइम इन महाराष्ट्र शकीरा आ गई और शकीरा को पेमेंट किया, तो इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस यहां कटेगा। या मान लो आतिफ असलम आया और आतिफ असलम को आपकी शादी में बुलाया गया और आतिफ असलम ने गाना गाया करके, ठीक है, तो भैया टीडीएस यहां पे कटेगा, दैट इज नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर। या फिर आपने देखा होगा कि पहले आपको पता है वो आईपीएल के मैच होते थे उसमें वो चीयर्स लीडर आती थी, वो हाथ में ऐसे झुमके उमके लगाती थी, चीयर्स लीडर आती थी, जैसे किसी ने चौका मारा करके, ठीक है, तो वो लोग डांस करने लग जाते थे, दैट इज द चीयर्स लीडर। तो उनको नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर बोला जाएगा। मींस एंटरटेनर कहीं पे भी परफॉर्म कर रहा है, ग्राउंड में या हॉल में या थिएटर में, उसके लिए कुछ पेमेंट किया जाता है, टीडीएस इस सेक्शन में कटेगा। अब इसमें एक चीज समझना, ये नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल एज द नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर जो है, ये दोनों नॉन रेजिडेंट के साथ साथ नॉन इंडियन सिटीजन भी होने चाहिए। नॉन इंडियन सिटीजन मींस ये इंडियन सिटीजन नहीं होने चाहिए। मींस ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत के नागरिक है, नहीं, बाहर के नागरिक होने चाहिए, नॉन रेजिडेंट होने चाहिए, उसके साथ साथ में ये नॉन इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मींस सिटीजन भी बाहर के होने चाहिए। तो ये कंडीशन है नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन एंड स्पोर्ट्स नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट एंटरटेनर के केस में ये बाहर के नागरिक भी बाहर के होने चाहिए, सिटीजनशिप भी इनके पास बाहर की होनी चाहिए और ये नॉन रेजिडेंट भी होने चाहिए करके, ठीक है। चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, जो भी अंपायर आते हैं या फिर मैच रेफरी आते हैं, तो अंपायर है, मैच रेफरी है, कमेंटेटर है, क्या उनको स्पोर्ट्स पर्सन माना जाएगा? आंसर इज नो, उनको स्पोर्ट्स पर्सन नहीं माना जाएगा। यहां पे एक कोर्ट का जजमेंट है, लाइक आई थिंक कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेंट है, और उन्होंने ये बोला हुआ है कि ये जो मैच रेफरी होते हैं ये स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है। स्पोर्ट्स पर्सन मतलब जो खेलने के लिए आता है, दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स पर्सन। ये मैं आपको नॉन रेजिडेंट वाले टैक्सेशन में बताऊंगा, जहां पे क्योंकि यहां तो टीडीएस कट रहा है, इसका जो टैक्स लगेगा वो सेक्शन 115 बीबी ऐसा करके एक सेक्शन होती है, बीबीई करके या बीबीए करके सेक्शन होती है, वहां पे उस पर टैक्स लगता है। तो उस पर टैक्स लगता है 20% की रेट से। तो भैया यहां पे वो बोला गया है, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि भैया कौन कौन स्पोर्ट्स पर्सन में आएगा। चलिए आप एक काम करिए, 194E में जो भी दे रखा है उसको एक बार क्विकली रीड कर लीजिए। 194E में जो भी दे रखा है उसको एक बार क्विकली रीड कर लीजिए। ये हंस रहे, बोले आप कैसे ऊ ला 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 ले ओ बोल रहे हो, तो आप कनेक्ट कर सकते हो ना चीजों को यार। बोले यार रे एकदम मस्त वाला कनेक्ट हो जाता है, ऊ ला 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 ले ओ। चलिए डन। अब अपन एक और सेक्शन पढ़ते हैं और नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट इज द 194I सेक्शन 194I। और 194I इज टीडीएस ऑन रेंट। रेंट पे टीडीएस, जो रेंट है वो रेंट का टीडीएस 194I में जाता है। अब एक बात समझना, टीडीएस ऑन रेंट, क्वेश्चन ये आता है कि सर रेंट के केस में पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, पेयर कौन होगा, पेई कौन होगा, रेट क्या होगी और कुछ कंडीशंस क्या होगी। तो देखिए सबसे पहली चीज इधर ध्यान दीजिए आप लोग, 194I क्या बोलती है समझने की कोशिश करना। पेयर इज अ एनी पर्सन, मिस कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को रेंट देता है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस कटेगा। बट गाइज यहां पे एक्सेप्शन है बीबी सर की वाइफ।
मींस एक्सेप्ट बीबी सर की वाइफ, जो बीबी सर की वाइफ है उसको छोड़ के इंडिविजुअल एचयूएफ को तभी टीडीएस काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसिट जो है वो आपका ग्रॉस रिसिट जो है वो 50 लाख से ज्यादा है। तो इन सिंपल वर्ड में बता दूं, क्योंकि देखिए ये आपके रिया के हाईजैक में आ रहा है। रिया के हाईजैक में मैंने क्या बोला था, HIJAC। तो रिया हाईजैक, हाईजैक में यहां पे HIJC आ रहा था करके, ठीक है। तो आई यहां पे कवर होता है। तो इसमें इंडिविजुअल एचयूएफ को तभी टीडीएस काटना है जब लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसिट 50 लाख से ज्यादा है। अब एक चीज समझना, ये तो बात हो गई तुम्हारे पेयर की। पेई कौन होना चाहिए, तो पेई होना चाहिए आपका रेजिडेंट पर्सन। पेई होना चाहिए रेजिडेंट पर्सन, लेकिन रेट क्या रहेगी, तो रेट डिपेंड करेगा कि असेट कौन सी भाड़े पे दी है। रेट डिपेंड करेगा कि असेट कौन सी है जो भाड़े पे दे रखी है। तो एक चीज समझना, अगर असेट है वो बिल्डिंग है या फिर तुम्हारा लैंड है या फिर फर्नीचर है तो उस पे टीडीएस की रेट रहेगी 10%। लेकिन एक चीज समझना, अगर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट किसी को भाड़े पे दे रखा है तो उस पे टीडीएस का रेट रहेगा 2%। मींस बिल्डिंग, लैंड एंड फर्नीचर है तो 10%, और अगर तुम्हारा यहां पे प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है तो 2%, और बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर है तो आपका 10%। अब एक और चीज समझना, सर कंडीशन क्या है, तो मैं बता दूं यहां पे टीडीएस इस सेक्शन में तभी काटना है जब पूरे साल का रेंट है वो 2,40,000 पर एनम से ज्यादा है। मींस 2,40,000 पर एनम से ज्यादा का रेंट है तो ही टीडीएस काटना है। इसका मतलब यह हुआ कि अप टू 2,40,000 तक का रेंट है तो उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, उसमें टीडीएस नहीं काटेंगे। 2,40,000 पर एनम से ज्यादा का रेंट है तो टीडीएस काटेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखिए हुआ क्या, हमारी जो कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स। अब एक बात समझना, हमारी कंपनी जो बीबी वर्चुअल्स है, हमने क्या किया, ये जो स्टूडियो है ये भाड़े पे ले रखा है। ये जो स्टूडियो है ये हमने भाड़े पे ले रखा है, ये स्टूडियो भाड़े पे ले रखा है, और ये स्टूडियो हमने भाड़े पे ले रखा है काका से, काका करके एक बंदा है उसको, उससे भाड़े पे ले रखा है। और बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड क्या करती है, काका को रेंट देती है। और हमारा जो रेंट है वो फॉर एन एग्जांपल 30,000 रुपीज पर मंथ है। तो पर मंथ 30,000 है, इसका मतलब 30,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ अगर आप करेंगे तो आपका 3,60,000 हो जाएगा। तो 3,60,000 हो गया। क्या ये 2,40,000 से ज्यादा है, आंसर इज यस। तो पूरे 3,60,000 पे टीडीएस कटेगा 10% की रेट से, बिकॉज स्टूडियो इज योर बिल्डिंग। आपने बिल्डिंग भाड़े पे दिया है तो यहां पे 10% की रेट से टीडीएस कट जाएगा अंडर सेक्शन 194I। 194I में टीडीएस कटेगा एट द रेट 10% ऑन द रेंट ऑफ द बिल्डिंग। अब एक और चीज समझना, हुआ क्या समझने की कोशिश करना। यहां पे एक एंटिक्स चीज आती है। हुआ क्या, मान लो रेंट 3,60,000 है इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का, लेकिन हुआ क्या, ये बिल्डिंग के 2 को ओनर है। यहां पे इस बिल्डिंग के 2 को ओनर है। एक का नाम है सपोज फॉर एन एग्जांपल, एक जो है बंदा जिसका नाम है काका, मींस इसके 2 भाई है वो को ओनर है। एक का नाम है मिस्टर काका और दूसरे का नाम है मान लो मिस्टर बाला। दूसरे का नाम है मिस्टर बाला, बिल्डिंग एक ही है बट उसके को ओनर 2 है। तो हम रेंट कैसे दे रहे हैं, टोटल 3,60,000 का रेंट है पूरे साल का बिल्डिंग का, लेकिन हम जो है वो काका को दे रहे हैं सिर्फ 1,80,000 पर एनम का रेंट, और बेटा बाला को भी दे रहे हैं 1,80,000 पर एनम का रेंट। अब यहां समझना, असेट का रेंट तो 2,40,000 से ज्यादा है, बट जो रेंट दे रहे हो जिस पर्सन को वो सिर्फ आप 1,80,000 पर एनम 1,80,000 पर एनम दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, इसमें टीडीएस कटेगा या नहीं? यहां पे टीडीएस जो है वो टीडीएस आएगा या नहीं आएगा, मुझे बताइए, यहां पे टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? जब आपने काका को 1,80,000 पर एनम रेंट दिया, बाला को 1,80,000 पर एनम दिया, रेंट ऑफ द असेट इज मोर देन 2,40,000। Rent of the asset is more than 2,40,000, but you are not paying 2,40,000 to the Kaka and 2,40,000 to the Bala. तो in this particular case law makers बोलते हैं यहां पे TDS नहीं आएगा। In this particular case TDS नहीं आएगा, there is no need to deduct the TDS because यहां पे जो लिमिट है ना 2,40,000 का, वो पेई वाइज लिमिट है। पेई वाइज लिमिट का मतलब होता है कि जिस पर्सन को आप रेंट दे रहे हो ना, आप उस पर्सन को रेंट है वो 2,40,000 से ज्यादा दे रहे हो तो ही टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं आएगा। तो यहां पे मीनल
और उसके साथ साथ में शिखा जो है करके, ठीक है, उन्होंने गलत आंसर किया है, वेदांत ने गलत आंसर किया है यहां पे करके, ठीक है। यहां 3-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत आंसर किया है, ऋषि ने गलत आंसर किया है। गाइस यहां पे टीडीएस नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे लिमिट है ना, वो आपको पेई वाइज देखनी पड़ेगी कि पर पेई को आप कितना दे रहे हो। तो यहां लॉ में ये लिखा हुआ है कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को जो रेंट है वो अगर आप 240 से ज्यादा दे रहे हो तो ही टीडीएस आएगा, अदरवाइज यहां पे टीडीएस नहीं आएगा। अब एक और चीज समझना हुआ क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमारी कंपनी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड। अब हमने क्या किया, एक बंदा है जिसका नाम है काका, और उससे हमने एक तो बिल्डिंग भाड़े पे ली है। मान लो हमने क्या किया, ये बिल्डिंग भाड़े पे ली है और इस बिल्डिंग का पूरे साल का रेंट है दैट इज 1,50,000 पर एनम। तो 1,50,000 पर एनम है, तो यहां पे टीडीएस नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉट मोर देन 2,40,000। लेकिन क्या हुआ कि हमने उनसे फर्नीचर भी भाड़े पे लिया है। ये मेरा जैसे पोडियम है करके, ठीक है, हमारे यहां पे कुछ बेंचेस लगी हुई है, कुछ टेबल्स वगैरह है, तो यहां पे हमने फर्नीचर भी भाड़े पे लिया काका से ही। तो बिल्डिंग भाड़े पे ली, उसका 1,50,000 पर एनम का रेंट है, टीडीएस नहीं आएगा। लेकिन हमने उनसे फर्नीचर भी भाड़े पे लिया है, और जो फर्नीचर है ना, उस फर्नीचर का रेंट है, हमने उनसे फर्नीचर भाड़े पे लिया है और फर्नीचर का रेंट है फॉर एन एग्जांपल 60,000 रुपीज पर एनम। हमने उनसे क्या किया पता है, प्लांट एंड मशीनरी भी भाड़े पे लिए। जो एसी लगे हुए हैं वो एसी भी हमने उन्हीं से भाड़े पे ले रखे हैं। जो एसी लगे हुए हैं वो एसी भी हमने उन्हीं से भाड़े पे ले रखे हैं। तो एसी जब उनसे भाड़े पे ले रखे, और एसी का जो रेंट है वो कितना है पता है, एसी का जो रेंट है दैट एसी का रेंट, एसी भी हमने उन्हीं से भाड़े पे ले रखे हैं, और एसी का जो रेंट है फॉर एन एग्जांपल वो भी 60,000 पर एनम है। अब आप देखेंगे यहां पे कि देखो इंडिविजुअल असेट का रेंट 2,40,000 से ज्यादा नहीं है, बट अगर आप टोटल देखेंगे तो यहां पे 60,000 और 60,000 कितना हुआ, 120 प्लस 150, इट्स कम्स टू द 2,70,000। तो 60 एंड 60 मिला के आपका 2,70,000 हो गया करके, ठीक है। तो यहां पे टोटल रेंट है वो 2,70,000 है, जो कि 2,40,000 से ज्यादा है। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, यहां पे टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? क्या इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? मींस रेंट जो अदर असेट का है वो तो आपका 240 से ज्यादा नहीं है, बट जिस पर्सन को आप रेंट दे रहे हैं वो रेंट आपका 2,40,000 से ज्यादा है, तो क्या यहां पे टीडीएस आएगा? राइट आंसर इज यस, यहां पे टीडीएस आएगा। इस पर्टिकुलर केस में टीडीएस आएगा बिकॉज इट इज अ 2,70,000, इट इज मोर देन 2,40,000। लेकिन टीडीएस कैसे आएगा? तो फर्नीचर के केस में आप क्या करेंगे, इस पे 10% की रेट से टीडीएस काटेंगे। जो भी तुम्हारा बिल्डिंग है इसमें भी 10% की रेट से टीडीएस काटेंगे, बट प्लांट एंड मशीनरी में आपको 2% की रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। तो जो एसी है वो प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट में जाएगा, उस पे 2% की रेट से टीडीएस काटेंगे। एंड गाइस जो भी तुम्हारा फर्नीचर है एंड तुम्हारा बिल्डिंग है उस पे आपको 10% की रेट से टीडीएस है, वो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, क्वेश्चन ये आता है रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस कटेगा या नहीं। जैसे क्या हुआ कि मैंने बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने जब ये बिल्डिंग भाड़े पे ली तो हमने काका को कुछ 10 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया है, और वो डिपॉजिट जो है वो रिफंडेबल डिपॉजिट है, मींस हमको वापस मिलने वाला है। तो क्या रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस कटेगा? आंसर इज नो, रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस नहीं कटेगा। यहां पे रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस नहीं कटेगा बिकॉज रिफंडेबल डिपॉजिट तो आपको वापस मिलने वाला है ना। जो रिफंडेबल डिपॉजिट है वो थोड़ी रेंट है, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज द रेंट, तो रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन एक चीज समझना, अगर मान लो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट तो बाबू मैं एक बात बताऊं, ये तो तुम्हारा रेंट ही तो हुआ। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल ये बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया कि काका को फॉर एन एग्जांपल सीधा 5 लाख रुपए का एक डिपॉजिट दिया जो वापस नहीं मिलने वाला। 5 लाख रुपए का डिपॉजिट दिया जो वापस नहीं मिलने वाला, दैट इज नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। तो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस कटेगा या नहीं? राइट आंसर इज यस, नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है उस पे टीडीएस कटेगा। नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है वो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस कटेगा बिकॉज नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट वापस नहीं मिलने वाला, तो ये तो रेंट ही हो गया ना, तो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट पे टीडीएस है वो कटेगा। अब एक बात समझना, अगर कोई अरियर्स रेंट है, अरियर्स रेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी डिस्प्यूट हो गया था, रेंट को लेके, जैसे कोविड पीरियड के रेंट को लेके डिस्प्यूट हो गया,
और वो कोविड पीरियड के रेंट को लेकर डिस्प्यूट हो गया और वो डिस्प्यूट की वजह से उस टाइम पे रेंट पे नहीं हुआ और डिस्प्यूट हो गया, आप बोले नहीं देंगे रेंट, वो बोले दो, अब ऐसा हो गया। अब क्या हुआ कि वो वाला रेंट आपने इस साल में दे दिया, तो क्या अभी टीडीएस काटना पड़ेगा? आंसर इज यस, अभी टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब होता है रेंट अंडर डिस्प्यूट, जो डिस्प्यूटेबल रेंट था जिसपे पहले टीडीएस नहीं कटा था, तो अब आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा इस वाले ईयर में, जब आप उनको पेमेंट कर रहे हो तब आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। एक और चीज समझना, अगर एडवांस रेंट दे देते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप एडवांस रेंट दे देते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या टीडीएस कटेगा? आंसर इज यस, एडवांस रेंट के केस में भी टीडीएस कटेगा, बिकॉज टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट अगर आप पहले कर रहे हैं, तो पेमेंट जब आपने पहले किया तो उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी विच एवर इज अर्लियर, तो एडवांस रेंट है, तो एडवांस रेंट के केस में भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर वेयरहाउसिंग चार्जेस आपने पे किया, मैंने आपको बताया था कि देखिए वेयरहाउसिंग दे रखा है, गोडाउन दे रखा है, तो 194I में आएगा, लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज दे रखा है तो 194C में जाएगा। जो कोल्ड स्टोरेज होता है वो कोल्ड स्टोरेज तुम्हारा 194C में जाता है, बट अगर वेयरहाउसिंग की बात करूं मैं करके, ठीक है, या गोडाउन की बात करूं, तो वो तुम्हारा 194I में आएगा। अब यहां पे एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर आप जिसको रेंट दे रहे हो, वो रेंट जिस पर्सन को दे रहे हो, आप बोल रहे हो टीडीएस काटना है, क्या ये जरूरी है कि ये पर्सन उस असेट का ओनर होना चाहिए? भाई जिसको आप रेंट दे रहे हो, इज दैट पर्सन, जो रेंट दे रहे हो, वो रेंट दे रहे हो, क्या वो पर्सन उस असेट का ओनर होना चाहिए? इज इट मैंडेटरी? आंसर इज नो, देयर इज नो मैंडेटरी। वो उसका ओनर है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रेंट दे रहे हो, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, वेदर दैट पर्सन इज अ ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट और नॉट, दैट इज द इररिलेवेंट। दूसरी चीज, उस पर्सन के हाथ में उसका रेंटल इनकम कौन से हेड में टैक्सेबल हो रहा है, मींस हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो रहा है, या बिजनेस में टैक्सेबल हो रहा है, या अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इररिलेवेंट। वो आपके लिए इररिलेवेंट है, आपको वो देखने की जरूरत नहीं। अगर आप रेंट दे रहे हो तो आपको टीडीएस है, वो टीडीएस काटना पड़ेगा करके। अब एक बात समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू द पैसेंजर सर्विस फीस। एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द पैसेंजर सर्विस फीस। अब ये पैसेंजर सर्विस फीस क्या होता है? जैसे आपको पता रहेगा, मैं बात करूं मुंबई एयरपोर्ट की, तो मुंबई एयरपोर्ट जो है, वो मुंबई एयरपोर्ट को मेंटेन अभी कौन करता है? अदानी करता है। अदानी पोर्ट जो है, वो अदानी पोर्ट है, वो मुंबई एयरपोर्ट को मेंटेन करती है। अदानी कंपनी है, वो मुंबई एयरपोर्ट को मेंटेन करती है। जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो मुंबई एयरपोर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, आपको मजा आ जाएगा देख के। मुंबई एयरपोर्ट अगर कभी जाने का मौका मिले इंटरनेशनल वाला, तो दैट इज द अमेजिंग एयरपोर्ट करके, ठीक है। मेरे को तो दिल्ली से ज्यादा मुंबई का एयरपोर्ट अच्छा लगता है, बट सीए बनने से पहले मैं फ्लाइट में नहीं बैठा था। सीए बनने के कम से कम 3 साल बाद मैं फ्लाइट में बैठा करके, ठीक है। तो एक बात समझना, तो हो सकता है आप लोग कभी नहीं बैठे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है करके, ठीक है, कोई बात नहीं। सीए बनने के बाद अपन फ्लाइट में बैठेंगे। तो मुंबई एयरपोर्ट अदानी पोर्ट मेंटेन करता है। क्वेश्चन ये आता है कि मुंबई एयरपोर्ट इतना ब्यूटीफुल है, उसका मेंटेनेंस कैसे होता होगा? उसके मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस कैसे होता होगा? उसमें जब जाओगे, वहां वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां पे आप जाओगे तो वहां पे बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई है, आप जाके शॉपिंग कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, वहां पे कंप्यूटर लगे हुए, उस पर आप गेम खेल सकते हैं। तो बहुत ही ऐसा लगता है जैसे कहीं इंडिया के बाहर आ गए। तो ये जब मेंटेन करते हैं, तो क्वेश्चन यहां पे यह आता है, कि सर ये जो अदानी पोर्ट है, ये पैसा लाता कहां से मेंटेन करने के लिए? तो ये लोग क्या करते हैं पता है, कि जितनी भी एयरलाइंस कंपनीज है, उनको बोला जाता है कि जब भी आप पैसेंजर का टिकट बुक करेंगे ना, तो पैसेंजर से आप, हर पैसेंजर से आप एक काम करिए, एक 200 रुपया पैसेंजर सर्विस फीस है, वो आप कलेक्ट करके हमको दीजिए। आप क्या करेंगे, हर पैसेंजर से एक 200 रुपया पैसेंजर से एक पैसेंजर सर्विस फीस है, वो ली जाएगी। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है एयर इंडिया, तो एयर इंडिया क्या करेगी, जब कस्टमर से टिकट बुक करेगी तो कस्टमर से 200 रुपया कलेक्ट करेगी और वही वाला पैसा अदानी को दे देगी। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, ये जो एयर इंडिया है, वो एयर इंडिया ने ये 200 रुपया अदानी को दिया, तो क्वेश्चन ये आता है क्या अदानी का इसमें टीडीएस काटना पड़ेगा 194I में? क्योंकि पैसेंजर जो यूज करने वाला है, वो पैसेंजर जो यूज करने वाला है करके, ठीक है, तो ये तो जगह का यूज है, तो क्या ये रेंट है? क्या इसको रेंट माना जाएगा? इसको लेके सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है, और सीबीडीटी ने बोला इस पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो जो एयरलाइंस कंपनीज रहती है, वो क्या करती है, पैसेंजर सर्विस फीस है, वो अल्टीमेटली कस्टमर से कलेक्ट करती है, और कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद
कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद वो क्या करती है, इस मुंबई एयरपोर्ट को अदानी पोर्ट को देती है। तो अदानी को जो पैसा दिया गया पैसेंजर सर्विस फीस के नाम पे, उस पे कोई भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, उस पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है जब आप लॉन्ग टर्म लीज लेते हो, लॉन्ग टर्म लीज में जैसे गवर्नमेंट से आपने एक लीज लिया करके, ठीक है, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे SEZ में जो जगह होती है वो आपको लीज पे मिलती है, लॉन्ग टर्म लीज पे। लॉन्ग टर्म लीज का मतलब होता है जो भाई साहब बड़ी लंबी चौड़ी लीज रहती है, जैसे 99 ईयर्स की लीज। अब 99 ईयर्स की लीज आपने ली, और 99 ईयर्स की जब आप लीज पे असेट लेते हो, उसमें बहुत बार क्या होता है, आपको एक लीज प्रीमियम पे करना पड़ता है। लीज प्रीमियम पे किया, या फिर आपको वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस पे करना पड़ता है। या तो लीज प्रीमियम पे करना पड़ता है, या फिर उसको बोलते हैं वन टाइम अपफ्रंट लीज चार्जेस पे करना पड़ता है। तो क्या ये रेंट माना जाएगा, उस पे टीडीएस काटने की जरूरत है, क्या ये रेंट माना जाएगा? जैसे SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें आपको अगर कोई भी जगह चाहिए तो वो जगह क्या होती है, आपको 99 ईयर्स तक के लिए लीज पे मिल जाती है। तो 99 ईयर्स के लीज के लिए आपने वो जगह ली, और उसके लिए आपने 10 करोड़ रुपया अपफ्रंट पेमेंट कर दिया। तो 10 करोड़ रुपया आपने अपफ्रंट पेमेंट किया, तो क्या ये रेंट माना जाएगा? आंसर इज नो। इसमें एक CBDT का क्लेरिफिकेशन है, CBDT का सर्कुलर है कि जब भी आपकी जो लॉन्ग टर्म लीज है, लॉन्ग टर्म लीज में अगर आप लीज राइट एक्वायर करते हो, जैसे 99 ईयर्स की लीज वगैरह है, तो उसमें क्या हुआ, आप जो भी अपफ्रंट लीज प्रीमियम पे करते हैं या अपफ्रंट लीज चार्जेस पे करते हैं, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज द रेंट, वो रेंट नहीं माना जाएगा, उसमें आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक बात समझना, कुछ केस लॉज है। पहला केस लॉ जो है दैट इज रिलेटेड टू द आपका इंडस टावर करके, एक इंडस टावर करके बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, आपको पता रहेगा। तो इंडस टावर लिमिटेड, ये इंडस टावर लिमिटेड है ना, ये बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की। और ये इंडस टावर लिमिटेड क्या करती है, जितने भी टावर देख रहे हो आप आजू बाजू में, जो मोबाइल के टावर होते हैं, वो टावर ओन कौन करती है? इंडस टावर ओन करती है। और इंडस टावर में मैक्सिमम जो है, वो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, वो आपको पता रहेगा एयरटेल का, एयरटेल है वो, उसका अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है इंडस टावर में। अब इंडस टावर ने, आपको पता रहेगा कुछ टाइम पहले ये बोला था किसको, वोडाफोन को बोला था कि भैया आप या तो हमारा पैसा पे कर दीजिए, क्योंकि इंडस टावर है वो टावर का फैसिलिटी देता है। अब ये टावर का फैसिलिटी देता है, हमारा पैसा पे कर दीजिए, नहीं तो हम आपका सिग्नल देना बंद कर देंगे। ये वोडाफोन को वार्न किया था, आपने ये न्यूज देखी होगी करके, ठीक है, आपने ये न्यूज देखी होगी, दैट इज द इंडस टावर करके, ठीक है, इंडस टावर लाइक आस्क टू VI, वोडाफोन आइडिया को इन्होंने बोला था। तो एक ये न्यूज आई थी अभी बीच में करके, ठीक है, हाँ, इन्होंने बोला था, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक आर्टिकल है, तो इन्होंने बोला था इंडस टावर एक्सपेक्ट VI टू स्टिक टू द पेमेंट प्लान क्लियर्ड बाय इट्स बोर्ड करके, ठीक है, इनके बोर्ड ने जो भी पेमेंट प्लान क्लियर किया था, बिकॉज इनका बहुत बड़ा पैसा जो है वो बाकी है, बहुत बड़ा पैसा है जो इंडस टावर का बाकी है वोडाफोन के पास, वोडाफोन उसका पेमेंट कर नहीं रही है करके, ठीक है, वोडाफोन जो है वो पेमेंट कर नहीं रही है। ये 28 सितंबर की न्यूज है कि वोडाफोन आइडिया टू लूज द एक्सेस टू टावर इफ इट इज फेल्स टू क्लियर द ड्यूज, सेज इंडस टावर। इंडस टावर ने ये बोला था कि यहां पे इनका जो टावर का ड्यूज था वो 10,000 करोड़ से ज्यादा जो है वो वोडाफोन का मांगती है, कौन? इंडस टावर। तो ये इंडस टावर क्या करती है ना, ये टावर का फैसिलिटी देती है। अब इनके पास टावर है, जैसे कहीं पे जगह लिया, उस पर टावर बना दिया, और टावर पे जो है फिर उनको प्लांट एंड मशीनरी वो लगाते हैं, इक्विपमेंट्स लगाते हैं, टावर इज ऑल्सो प्लांट एंड मशीनरी। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, जैसे वोडाफोन है, वोडाफोन आइडिया जो है वो पेमेंट करती है इंडस टावर को, और इंडस का टावर यूज कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, यहां टीडीएस कौन सी रेट से कटेगा? सर पहली चीज तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है 194C में जाएगा या 194I में आएगा, और 194I में आएगा तो टीडीएस 10% से क्या प्लॉट जो जगह है बिल्डिंग का यूज का 10% टीडीएस कटेगा या 2%? तो यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि जब टावर यूज कर रहे हो, टावर इज अ प्लांट एंड मशीनरी, टावर आपका प्लांट एंड मशीनरी है, और ये रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, इस पे 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। सो इन दिस पर्टिकुलर केस योर टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट 2%। आपको 2% की रेट से टीडीएस है वो टीडीएस काटना पड़ेगा। इट इज अ प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी है वो प्लांट एंड मशीनरी का रेंट माना जाएगा, और जब प्लांट एंड मशीनरी का रेंट है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका जो 2% है वो 2% की रेट से टीडीएस कटेगा करके, ठीक है। तो देखिए मैंने इंडस टावर के केस में क्या बोला कि आपका 2% की रेट से टीडीएस कटेगा। अब एक और चीज समझना, एक एग्जांपल ले, एक और केस लॉ है दैट इज रिलेटेड टू द महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी,
ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब एक बात समझना, ये महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये ट्रांसपोर्टर है, इनके पास में बहुत सारे ट्रक है करके, ठीक है, बहुत सारे ट्रक है, दैट इज द बहुत सारे ट्रक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अब इनके पास में क्या होता है ना कि बहुत बार जब इनके पास में ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं कि भाई ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं, इनके पास इतने व्हीकल ही नहीं है, तो इनके पास में ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, एज इट ऑर्डर है वो दूसरे किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे देते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इनके पास में कुछ ट्रक है, लाइक डंपर है, टिपर है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब इनके पास में क्या होता है कि जब ऑर्डर ज्यादा आ जाते हैं, तो ऑर्डर ज्यादा आते हैं तो ये काम क्या करते हैं, ये एज इट इज सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को। तो दूसरे ट्रांसपोर्टर को जब उन्होंने पेमेंट किया तो क्या टीडीएस 194C में कटेगा या फिर 194I में कटेगा? क्या ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने ट्रक भाड़े पे लिए 194I में आएगा? क्या ये रेंट है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है? ये रेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है, या गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है, और गुजरात हाईकोर्ट ने बोला कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। भाई रेंट तब आएगा जब उन्होंने आगे वाले से कोई ट्रक भाड़े पे ले लिए, ट्रक भाड़े पे ले लिए, ठीक है, ट्रक भाड़े पे ले लिए और ड्राइवर भी नहीं है, उसका पेट्रोल भी वो नहीं भरा रहा है, और तब अगर ऐसा हुआ तो 194I आएगा। लेकिन उन्होंने तो सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि जब कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो उन्होंने क्या करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो आगे जब सब कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस 194C में कटेगा, 194I में नहीं कटेगा। टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 194I, हियर टीडीएस विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194C करके। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, एक और जजमेंट है दैट इज द कर्नाटका हाई कोर्ट का, एंड दैट इज इन केस ऑफ द कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक का जजमेंट है, इसमें क्या होता है आपको पता रहेगा, जैसे आपके पास में मान लो एक क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक का, डेबिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक का, बट आप कोटक के एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं, कोटक के एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं, एज वेल आप किसी और के एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं करके, ठीक है। लेकिन आपको पता है आपका पैसा उसी बैंक अकाउंट से कट जाता है। आप बोलते होंगे यार इस नेटवर्क को कौन संभालता होगा? ये पूरा जो नेटवर्क है ना, इसको एनएफएस संभालता है करके, ठीक है, इसको जो है वो एनएफएस करके जो है वो इसको संभालते हैं करके, एक कंपनी है दैट इज द नेशनल फाइनेंशियल स्विच करके। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है वो इसको संभालते हैं, और वो क्या करते हैं पूरे वर्ल्ड के जो इंडिया के एटलीस्ट करके जितने भी एटीएम है उसको एक साथ कनेक्ट करके रखते हैं, लिंक करके रखते हैं, और भैया ये सर्विस देते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि इनको जो पैसा मिलता है, ये जो एनएफएस है ये क्या करती है, हर बैंक से पैसा लेती है, क्योंकि जब ये फैसिलिटी दे रहे हैं तो हर बैंक से कुछ ना कुछ पैसा लेंगे। तो पैसा लेंगे तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ये पैसा लिया, ये 194H में टीडीएस कटेगा क्या? ये 194H में कमीशन या ब्रोकरेज माना जाएगा क्या? जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच करके जो है वो क्या करती है, पूरे इंडिया के जितने भी बैंक है उनके एटीएम्स वगैरह को कनेक्ट करके रखती है और उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो क्वेश्चन ये आता है क्या ये कमीशन माना जाएगा? आंसर इज नो। यहां पे कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना यह था कि यहां पे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पे काम हो रहा है, या प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पे काम हो रहा है, और जब प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पे काम है तो ये कोई कमीशन नहीं माना जाएगा। इट इज नॉट अ कमीशन। ये एनएफएस कोई है, ये एजेंट नहीं है सबका करके, ठीक है। वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, तो उसको जो भी पैसा मिलेगा उस पे 194H में टीडीएस नहीं कटेगा करके, ठीक है। चलिए आप एक काम करिए, सब लोग फटाफट जितना 194I में दे रखा है उसको आप रीड कर लीजिए, पूरा पेज वो वाला सीनियर मैनेजर एसबीआई वाला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये आपको समझ जाएगा पढ़ोगे तब। आपका पूरा पेज वो वाला और उसके अगले पेज पे जो कॉर्पोरेशन बैंक तक का केस लो है वो आप पढ़ लीजिए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं 194IA से।